that is epic and mock epic. Difference between epic and mock epic, a presentation by ये सारा नीचे उसके राइटर्स का नाम लिखा हुआ है. स्लाइड नंबर 2 पे आ जाइए. एपिक होती क्या? एपिक, व्हाट इज एन एपिक? अच्छा, एपिक जो है दैट इज बेसिकली अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम ऑर्डिनरी कंसर्निंग अ सीरियस सब्जेक्ट. ठीक है, एपिक कहते हैं एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है जो कि ऑर्डिनरी कंसर्न करती है एक सीरियस सब्जेक्ट मैटर को. और नंबर 2 है कंटेन डिटेल्स ऑफ हीरोइक डीड्स. इसमें हीरोइक डीड्स होती हैं. डिस्क्राइब इवेंट सिग्निफिकेंट टू अ कल्चर और नेशन. ठीक है, एक इवेंट जो कि एक कल्चर या नेशन से जो सिग्निफिकेंट होता है. जैसे अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें तो पॉप ने सटायर किया है किसके ऊपर? 18th सेंचुरी कल्चर के ऊपर. अब वो देखेंगे कि वो उस वक्त का कल्चर कैसा था और क्या था, क्या फॉलीज थी जिसके ऊपर इसने इतनी सटायर की थी. उसके बाद द एक्शन कंसिस्ट ऑफ डीड्स ऑफ ग्रेट वैल्यू. और वो जो एक्शन है वो डीड्स ऑफ ग्रेट यानी कि हीरोइक वैल्यूज होती हैं और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और करेज. ठीक है, या उसके अंदर कोई सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होती है या वो कोई करेज होती है. इज ऑफ ग्रेट लेजेंडरी सिग्निफिकेंस. उसकी ग्रेट लेजेंडरी सिग्निफिकेंस होती है. उसके बाद होता है इज ऑफ ग्रेट लेजेंडरी सिग्निफिकेंस सेंटर्ड ऑन अ हीरोइक क्वासी डिवाइन फिगर ऑन हुज एक्शन डिपेंड्स ऑन फेट ऑफ अ ट्राइब और नेशन और द ह्यूमन रेस. अब क्या होता है, वो सेंटर्ड होता है हीरोइक और क्वासी डिवाइन, हाफ डिवाइन फिगर होता है और जो कि उसके एक्शन डिपेंड्स करते हैं फेट के ऊपर ऑफ अ ट्राइब या नेशन के ऊपर या फेट ऑफ और द ह्यूमन रेस. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिक्स. फीचर्स लॉन्ग एंड फॉर्मल स्पीचेस. ठीक है, लॉन्ग और फॉर्मल स्पीचेस होती हैं उसके अंदर. इसके अंदर भी हम रेप ऑफ द लॉक में भी स्पीचेस देखेंगे. शोज डिवाइन इंटरवेंशन ऑन ह्यूमन अफेयर्स. फीचर्स हीरोज दैट एम्बडी द वैल्यूज ऑफ द सिविलाइजेशन. ऑफन फीचर्स द ट्रेजिक हीरोज डिसेंड इनटू अंडरवर्ल्ड. ट्रेजिक हीरो जो है वो अंडरवर्ल्ड जाता है और क्योंकि ट्रेजिक हीरो है तो इट मीन्स देयर इज सम फॉल ऑफ द हीरो फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी. उसके बाद है सेटिंग इज वास्ट इन स्कोप कवरिंग नेशंस, द वर्ल्ड और यूनिवर्स. उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ सुपर नेचुरल फोर्सेस. ठीक है, इसके अंदर सुपर नेचुरल फोर्स भी होती है. जैसे एरियल का कल हमने पढ़ा था टेक्स्ट के अंदर कि एक एरियल था, एक स्पिरिट था जो कि बेलिंडा की हिफाजत कर रहा होता है. द एपिक हीरो, द हीरो इज अ फिगर ऑफ ग्रेट नेशन और इवन कॉस्मिक इम्पोर्टेंस. ये साथ एपिक हीरो की एक तस्वीर भी लगी हुई, पिक्चर लगी हुई. यूजली द आइडियल मैन ऑफ हिज कल्चर ऑफन हैज सुपर ह्यूमन और डिवाइन ट्रेट्स, हैज एन इम्पोजिंग फिजिकल स्टेचर एंड इज ग्रेटर इन ऑल वेज दैट द कॉमन मैन. आम इंसान से जो है वो फिजिकली स्टेचर में ज्यादा ग्रेटर होता है, ज्यादा नेक होता है, ज्यादा बहादुर होता है. उसके बाद आ जाए मॉक एपिक. अब तो बेटा ये हो गया एपिक, यानी कि एपिक क्या होती है. इसमें सबसे पहले बेटा मैं एपिक के बारे में आप लोगों को बता दूं कि जो मेन एपिक जो है वो 2 पोइट्स ने लिखी थी. दीज वर क्लासिकल पोइट्स. एक होमर था और एक वर्जिल था. वर्जिल ने लाइड लिखी थी और होमर ने लाइड लिखी थी और वर्जिल ने एनीड लिखी थी. और नॉर्मली ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है जो कि 11 to 13 बुक्स पे डिपेंड करती है. अब होमर जो था वो ब्लाइंड था, लेकिन अगर आप पैराडाइज लॉस्ट पढ़ें तो दैट इज एन एपिक पोएम. और जो पैराडाइज लॉस्ट जिसने लिखी थी, क्या नाम था उसका, मेरे जहन से नाम निकल गया, हालांकि इतना मशहूर नाम है. बहरहाल वो जो है लिखते लिखते जो है वो अंधा हो गया था. ठीक है, वो एंड में जाके इतनी उसने लंबी एपिक लिखी थी कि वो जो है बिल्कुल ही अंधा हो गया था. जॉन मिल्टन ने लिखी थी पैराडाइज लॉस्ट. और इतनी लंबी पोएम लिखी थी कि वो लिख लिख के और अंधा हो गया था. अब क्या होता है इसके अंदर, क्योंकि ये लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है, इसके अंदर एक ट्रेजेडी होती है एक हीरो की. ठीक है, और उसकी प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी, यानी कि वो खुशहाली से बदहाली की तरफ वो जाता है. उसका एक ट्रेजिक एंड होता है, लेकिन वो जो उसका ट्रेजिक एंड होता है ना वो एक मोरल बेस पे होता है. मतलब वो एंड में हार के भी वो हीरो जो है वो जीत जाता है. उसके बाद इसके अंदर डिग्रेशन होती है.
यानी कि अपने पॉइंट से एकदम से हट के वो कुछ करना शुरू कर देता पोएट। अब मैं बताऊंगी आपको रेप ऑफ द लॉक में डिग्रेशन कहाँ पे हुई थी। फिर इंटरपोलेशन होती है, जर्नी टू द अंडरवर्ल्ड होता है, उसके अंदर एक डिस्कवरी होती है, दैट इज द डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ, ठीक है। ड्रीम्स भी होते हैं, वॉर होता है, वॉयजिंग होती है इसके अंदर, मॉक एपिक के अंदर। और जो हीरो होता है वो कोई जंग लड़ता है, वो बहुत बड़े महाज में जाता है, और हो सकता है वो समुद्री पानी में हो सकता है वो अंडरवर्ल्ड हो, लेकिन ये सारा कुछ वो हीरोइकली करता है। एंड में उसका एक डाउनफॉल होता है और हमें एक मॉरल लेसन मिलता है। उसके अंदर अभी हमने पढ़ा था लॉन्ग स्पीचेस होती हैं या बम्बास्टिक एक्सप्रेशंस होते हैं, और जो है सबसे बड़ी चीज़ कि उसके अंदर इन्वोकेशन ऑफ म्यूज़, यानी कि खुदा से मदद मांगी जाती है कि मैं एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ तो मेरी इसमें मदद करना। जैसे कल मैं आपको रेप ऑफ द लॉक का टेक्स्ट पढ़ा रही थी तो उसमें वो शुरू में ही कहता है म्यूज़, तो वो क्या कह रहा होता है, गॉडेस ऑफ पोइट्री को कह रहा होता है कि भाई मेरी मदद करो, मैं एक बहुत बड़ा टास्क करने जा रहा हूँ। और ये इसकी जो है, अब जैसे जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखी थी, वो 13 बुक्स थी, उसकी 13,000 लाइन्स थी, ठीक है, 13,000 लाइन्स थी, और वो लाइन्स लिखते लिखते जो है वो ब्लाइंड हो गया था, ठीक है। ये बेटा इसकी वो है। और नॉर्मली जो ग्रीक लाइट जो था, जो कि ग्रीक पोइट था, उसने जो है 10,000 लाइन लिखी थी, बल्कि इससे भी ज़्यादा लिखी थी लाइट के अंदर, ठीक है। तो एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम। और ये जो पुराने ज़माने के ये जो क्लासिकल पोइट्स थे, इनमें मोस्टली ऐसे थे कि जो कि लिखते लिखते या किताबें पढ़ते पढ़ते, जैसे गैलीलियो गैलीलाई के बारे में भी आप पढ़ें तो वो भी एंड में अंधा हो गया था। यानी कि ये लोग इतनी राइटिंग करते हैं कि ये लोग पढ़ पढ़ के आंखों के ऊपर स्ट्रेस दे दे के और ये लोग अंधे हो जाते हैं। अब तो खैर मोतिये का इलाज हो जाता है, उस वक्त तो नहीं होता था। बाहर आगे चलते हैं। ये तो बेटा हो गया एपिक कि इस तरह की होती है। सबसे पहली चीज़ कि बेटा एपिक भी एक ट्रेजेडी ही होती है जिसमें हीरो का डाउनफॉल होता है, फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी। अब हीरो जो है वो किसी अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, जैसे फॉर एग्जांपल, और उसके अंदर हीरोइक डीड होती है। जैसे बलिंडा की अगर हम बात करें, उसको यहाँ पे एज अ हीरो लिया गया, तो वो एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, और इसके अंदर रेप ऑफ द लॉक के अंदर उसका डाउनफॉल दिखाया गया। उसके बाद है मॉक एपिक, ठीक है, मॉक एपिक पे आते हैं, ऑल्सो नोन एज मॉक हीरोइक और हीरोइक कॉमिक, ठीक है बेटा। ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, मॉक एपिक, मॉक हीरोइक या हीरोइक कॉमिक, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं, मॉक एपिक का तो सबको पता होता है, लेकिन व्हाट इज मॉक हीरोइक एंड हीरोइक। बेटा ये मॉक एपिक के 3 नाम्स हैं, चाहे मॉक हीरोइक आ जाए या हीरोइक कॉमिक आ जाए, ये एक ही चीज़ होती है। और टिपिकली ये सटायर होती है या पैरोडी होती है, ठीक है, किसी चीज़ की पैरोडी की जाती है। अब एपिक की पैरोडी की गई, इसलिए ये मॉक एपिक है। मॉक कॉमन क्लासिकल स्टीरियोटाइप्स ऑफ हीरोज एंड हीरोइक लिटरेचर, ठीक है। स्टीरियोटाइप्स होते हैं, क्लासिकल स्टीरियोटाइप्स होते हैं हीरोज और हीरोइक लिटरेचर के। टिपिकल मॉक हीरोइक वर्क्स आइदर पुट अ फूल इन द रोल ऑफ हीरो, कोई फूल पुट कर देते हैं मॉक हीरोइक जो है उसके अंदर, हीरो के रोल के अंदर कोई फूल, यानी कि कोई ऐसा उसकी पर्सनैलिटी के अंदर एक ऐसी चीज़ जिससे हमें हंसी आए, एंड एग्जेजरेट द हीरोइक क्वालिटीज़ टू सच अ पॉइंट दैट दे बिकेम एब्सर्ड। और उनको उनकी हीरोइक क्वालिटीज़ को इतना ज़्यादा एग्जेजरेट बना दिया जाता है कि वो एब्सर्ड लगने लग जाते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट सेम मीटर वोकैबुलरी एंड रिटोरिक ऑफ एक्सेप्ट सेम मीटर, सेम उसी तरह के मीटर होते हैं, वोकैबुलरी और रिटोरिक ऑफ एपिक्स, उसी को कॉपी किया जाता है। अब आगे हिस्ट्री ऑफ मॉक एपिक्स बिकेम पॉपुलर इन द पोस्ट रिस्टोरेशन एंड ऑगस्टन पीरियड इन इंग्लैंड। ऑगस्टन पीरियड किसको कहा जाता है? पॉप ने जिस इरा में पोइट्री लिखी थी उसको भी ऑगस्टन पीरियड कहा जाता है, ये मैंने आपको बियोग्राफी में पढ़ाया था। इन द 17th century एपिक्स एंड पेस्टोरल genre हैव बीन एग्जॉस्टेड। Epic genre was heavily criticized because it expressed traditional values of feudal society, ठीक है। एपिक जो है वो बहुत ज़्यादा heavily criticize हुई क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस किया जाता था ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को ऑफ feudal society. Among new genres, satirical literature was particularly effective in criticizing old habits and values. आगे चलते हैं। जॉन ड्राइडन responsible for dominance among satirical genre of mock heroic in the later restoration era। बेटा ये तो इसका वो आ गया। नेक्स्ट स्लाइड पे ये एनिट के बारे में है। आगे बेटा ये स्लाइड्स जितनी भी हैं ये सब
जितनी भी एपिक्स थी, मॉक एपिक्स थी, उनके बारे में लिखा है। इसका बेटा आपके सिलेबस से कोई ताल्लुक नहीं है। आई वॉज जस्ट वॉन्ट टू शो यू कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपिक्स एंड मॉक एपिक्स। ठीक है, जो एपिक की क्वालिटीज़ हैं, जब आप उसको जिसे कहना चाहिए वो कर देते हैं, उसका ह्यूमरस वे में उसको बयान करते हैं, तो दैट इज द मॉक एपिक। अब आप बेटा अपने करंट नोट्स खोलिएगा, रेप ऑफ द लॉक एज अ मॉक एपिक। देख लेते हैं अब इसके अंदर क्या है। डिस्कस द रेप ऑफ द लॉक एज अ मॉक एपिक पोएम। और क्वेश्चन नंबर 2 है, द लिटिल इज मेड ग्रेट एंड द ग्रेट लिटिल, हाउ डज दिस हैपन इन द रेप ऑफ द लॉक, वाई इज इट डन, ये कैसे हुआ। राइट शॉर्ट नोट ऑन द रेप ऑफ द लॉक एज अ मॉक हीरोइक एपिक। ठीक है, आपने रेप ऑफ द लॉक, उस पर शॉर्ट नोट है एज अ मॉक एपिक पोएम। According to Aristotle, an epic is a long narrative in the verse embodying the tragedy of conspicuous person who is involved in adventurous events and meets a tragic fall on account of some error of judgment, which throws him from prosperity to adversity. अब क्या होता है, एरिस्टोटल क्या कहता है कि एपिक जो है वो एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है इन वेरी वर्ड्स एम्बॉडिंग द ट्रेजेडी ऑफ कॉन्स्पिशियस पर्सन, जिसके अंदर एक ट्रेजेडी बताई जाती है कॉन्स्पिशियस पर्सन के बारे में, हु इज इन्वॉल्व इन एडवेंचरस इवेंट, जो कि किसी इन्वॉल्व होते किसी एडवेंचरस इवेंट के अंदर, और मीट अ ट्रेजिक फॉल ऑन अकाउंट ऑफ सम एरर ऑफ जजमेंट। हमाशिया कहते ही एरर ऑफ जजमेंट है, जिसने ड्रामा पढ़ लिया उसको पता होगा कि व्हाट इज द एरर ऑफ जजमेंट। ठीक है, तो एंड में उसका एक ट्रेजिक फॉल होता है, और वो ट्रेजिक फॉल क्यों होता है, उसी के कैरेक्टर के अंदर एक ट्रेजिक फ्लॉ होता है, उसकी रॉन्ग जजमेंट होती है, उसका रॉन्ग डिसीजन होता है। हो सकता है वो उसका प्राइड हो, जिसकी वजह से उसने रॉन्ग डिसीजन, क्योंकि हमारा जो प्राइड होता है वो भी हमें सही डिसीजन नहीं लेने देता। बाज़ औक़ात हम इतने सेल्फ असेस्ड हो जाते हैं और ख़ुद से इतनी सेल्फ जिसे कहना चाहिए कि अपने आप पे इतना हमें नाज हो जाता है कि फिर हम दूसरे की बात नहीं सुनते। बाज़ लोग हमें सही मशवरा दे रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि हम बहुत सेल्फ असेस्ड हो जाते हैं तो हम किसी और की बात नहीं सुनते। और हीरो का भी यही होता है कि जब वो उसके अंदर हमाशिया आता है, सेल्फ जजमेंट आती है, एरर ऑफ जजमेंट आती है, तो फाइनली उसकी उस एरर ऑफ जजमेंट की वजह से एक डाउनफॉल होता है। ठीक है, विच थ्रोज हिम फ्रॉम प्रोस्पेरिटी टू एडवर्सिटी, जिसकी वजह से वो खुशहाली से बदहाली की तरफ जाता है। हिज डेथ इज नॉट एसेंशियल, जरूरी नहीं है कि हीरो की डेथ हो जाए। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन एपिक इज ऑफ ग्रेट एंड मोमेंटस इम्पोर्टेंस, दैट इज वाई द लैंग्वेज इज ऑल्सो ग्रैंड एंड बम्बास्टिक। ठीक है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर होता है, इसलिए उस हिसाब से लैंग्वेज और भी ग्रैंड होनी चाहिए और बम्बास्टिक होनी चाहिए। उसके बाद अ मॉक एपिक ऑन द अदर हैंड इज अ लिटरेरी पैरोडी ऑफ हीरोइक स्टाइल। द सब्जेक्ट ऑफ अ मॉक एपिक इज ऑर्डिनरी एंड ट्राइवियल, बट द ट्रीटमेंट एंड स्टाइल इज एलिवेटेड। ऑर्डिनरी सब्जेक्ट मैटर इज ड्राइव्ड विद ग्रैंड स्टाइल एंड बम्बास्टिक लैंग्वेज which looks ridiculous to be curt. It is just like using a great force to carry a feather. मॉक एपिक जो है वो पैरोडी होती है हीरोइक स्टाइल की, और सब्जेक्ट जो होता है मॉक एपिक का वो बहुत आम सा होता है। अगर एपिक का जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो बहुत ज़्यादा ग्रैंड होता है या बहुत ज़्यादा हीरोइक होता है, तो ये बहुत ऑर्डिनरी और ट्राइवियल होता है। बट द ट्रीटमेंट स्टाइल इज एलिवेटेड जस्ट एज एपिक पोइट्री। और इसके अंदर ऑर्डिनरी सब्जेक्ट मैटर होता है, ड्राइव्ड विद ग्रैंड स्टाइल एंड बम्बास्टिक लैंग्वेज। वही ऑर्डिनरी जो ट्राइवियल सब्जेक्ट मैटर होता है उसको ग्रैंड स्टाइल या बम्बास्टिक लैंग्वेज के साथ उसको कवर किया जाता है, विच लुक्स रिडिक्यूलस। ठीक है, एक आम सी बात को अगर आप एग्जिजरेट कर दें या उसको इम्पोर्टेंस दे दें तो नॉर्मली इट लुक्स रिडिक्यूलस। ठीक है, हमें भी हंसी आ जाती है कि यार इतनी सी बात है, इतना बड़ा फसाद कर दिया। टू बी कट इट इज जस्ट लाइक यूजिंग अ फोर्स टू कैरी अ फीदर, और ये बिल्कुल ऐसे है जैसे यूजिंग अ ग्रेट फोर्स टू कैरी अ, मतलब एक नॉर्मल से फीदर को एक हवा का झोंका भी उड़ा के ले जाता है, लेकिन अगर हम उसके लिए जो है एक ग्रेट फोर्स जो है वो यूज करें तो इट वुड बी वेरी रिडिकुलस। अकॉर्डिंग टू पॉप, द यूज ऑफ पॉम्पस एक्सप्रेशन फॉर लो एक्शन इज परफेक्शन ऑफ मॉक एपिक। पॉप ने जो मॉक एपिक की डेफिनेशन बताई और उसने जो मॉक एपिक का आपको इंट्रोडक्शन बताया, वो कहता है कि अगर आप यूज ऑफ पॉम्पस एक्सप्रेशन फॉर लो एक्शन, मामूली से एक्शन के लिए
पॉम्पस एक्सप्रेशन जो होते हैं वही परफेक्शन ऑफ मोक एपिक होता है. मोक एपिक इज ऑल्सो कॉल्ड मोक हीरोइक बिकॉज इट इज द ट्राइवियल सब्जेक्ट्स आर इन्फ्लेटेड विद फॉल्स डिग्निटी और इट इज अ पैरोडी ऑफ एपिक नॉर्म्स. और इसके अंदर फॉल्स डिग्निटी होती है और इट इज अ पैरोडी ऑफ एपिक नॉर्म्स, मतलब एपिक की ही ट्रेडिशन की पैरोडी की जाती है. The Rape of the Lock is a mock epic, but it is a refinement on earlier mock epics like Nun's Priest's Tale and others. Tillotsson's view is that in The Rape of the Lock, Pope mocks at the maximum amount of the epic. Dr. Johnson, while commenting on The Rape of the Lock, says that Rape of the Lock is the most attractive of all ludicrous composition. B. Quincy is of the view that Rape of the Lock is an exquisite moment of playful fancy. Lowell and Gross call it a perfect poem, and Dean, as perfect specimen of poetic burlesque, Hazlitt too pays a great tribute to the poem. From the above views, the opinion that emerges is that Rape of the Lock is very refined mock epic. In order to make the Rape of the Lock a mock epic, Pope used many devices and methods, but on the whole he relies on method of diminution. अब क्या होता है रेप ऑफ द लॉक में कि एक मॉक एपिक जो है उसके अंदर बहुत से डिवाइसेस यूज़ करता है, लेकिन उसके अंदर एक मेथड ऑफ डिमिन्यूशन एक्चुअली आप लोगों ने पढ़ा था ना जॉनथन स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रैवल्स, उसके अंदर भी तो डिमिन्यूशन पढ़ा था ना आपने. तो दैट इज द सेम. फॉर एग्जाम्पल एवरीथिंग मस्ट हैपन बट ऑन डायमिनिश स्केल. हर चीज़ होती है लेकिन एक बहुत मामूली ट्राइवियल स्केल पे होती है. The diminution of an epic material is noticeable throughout the poem. The pompous and exalted style of true epic has been used for the ordinary, the trivial, and insignificant subject matter. The subject matter of Rape of the Lock is ordinary. It is a dispute pertaining to love affair between a young fashionable lady, Belinda, and a gentleman, Baron. यहाँ से बेटा अब आपकी कहानी शुरू होती है कि ये क्यों मॉक एपिक है. कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है जो उसका मेन सब्जेक्ट मैटर है कि वो जो है वो बहुत ऑर्डिनरी सा है और उसमें क्या है एक डिस्प्यूट है परटेनिंग टू लव अफेयर. ठीक है, एक लव अफेयर है, उसमें एक डिस्प्यूट हो गया है बिटवीन एक यंग फैशनेबल लेडी बेलिंडा और एक जेंटलमैन बैरन के दरमियान. और वो डिस्प्यूट क्या है, बैरन प्रपोज हिज नेम फॉर मैरिज टू बेलिंडा. बेलिंडा को वो प्रपोज करता है, हु रिजेक्टेड हिज प्रपोजल, जो कि उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है. ठीक है, ये एक बहुत ट्राइवियल सी बात है कि लोग प्रपोजल भेजते हैं और अक्सर रिजेक्ट हो जाते हैं, तो इसमें कोई इतनी बड़ी कोई सीरियस बात होती नहीं है. कॉन्सिक्वेंटली अब बैरन को चढ़ता है गुस्सा. वो क्या करता है, बैरन कट वन ऑफ हर ब्यूटीफुल लॉक्स और इसके कॉन्सिक्वेंटली इसके नतीजे में या इसके रिएक्शन में वो उसके बालों की एक लट काट देता है. सो द सब्जेक्ट इज ट्राइवियल बट दिस ट्राइवियल थीम हैज बीन गिवन epical treatment as if it were some grave and events of paramount importance. जैसे ये कोई grave event हो of paramount importance. He has used highly pompous and bombastic language for low action. For example, the process of Belinda's makeup has been termed as adoration. अब इसके अंदर जब हम शुरू में टेक्स्ट पढ़ते हैं उसके अंदर क्या होता है कि उसका जो मेकअप है ना उसके अंदर बड़ी चीज़ें एडोरेशन उसकी बड़ी बहुत ज़्यादा की जाती है. उसके मेकअप की बड़ी तारीफ की जाती है कि फलानी जगह से आया. जैसे नॉर्मली ख़वातीन को आदत होती है कि हमने फलाना ब्रांड पहना, वो ब्रांड समझ तो आ नहीं रही होती जब उन्होंने पहना होता है, लेकिन जब वो मुंह से बताती हैं तो फिर कुछ समझ आ जाती है, अच्छा फलाना ब्रांड पहना. जूतों का भी उनको बेचारियों को बताना पड़ जाता है कि हमारा फलाने ब्रांड का जूता है ना, ऐसे ही होता है ना. और जिसने ब्रांड पहना होता है वो मुंह से बता रही होती है, यार अगर आपने ब्रांड पहना हो क्या फायदा कि आपको मुंह से बताना पड़ रहा है. तो क्या है कि यहाँ पे भी सेम वही कि वो जो है ना बड़ी उसको टर्म्ड एज एडोरेशन एंड द सेक्रेड राइट्स ऑफ प्राइड, उसको उसके जो है मेकअप को कहा जाता है कि ये सेक्रेड राइट्स ऑफ प्राइड है. ठीक है, वाइल डिस्क्राइबिंग द ब्यूटी ऑफ बेलिंडा ही कॉल्स हर द फेयरेस्ट ऑफ मॉर्टल्स. जब उसकी ब्यूटी को वो बताता है, हालांकि ब्यूटी एक बहुत मामूली सी चीज़ है लेकिन उसको एग्जेजरेटेड लेवल पे बताता है, तो वो उसको कहता है, कल हमने पढ़ी थी ये टेक्सचुअल लाइन कि वो फेयरेस्ट ऑफ मॉर्टल्स, द ब्राइटेस्ट फेयर. ठीक है, इस तरह की वो उसको खिताब देता है. हर ड्रीम इज कॉल्ड माइस्टिक विजन. बेटी इज कॉल्ड एन इन्फीरियर प्रीस्टेस. बेटी उसकी बेसिकली वो होती है, मेड होती है, सर्वेंट होती है
और वो उसको पूरा हेल्प आउट करती है उसको डेकोरेट होने में, उसको मेकअप करवाने में। सिमिलरली द गेम ऑफ ऑम्बर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ वॉर ऑफ नर्व्स, और गेम ऑफ ऑम्बर जो है वो भी एज वॉर ऑफ नर्व्स जो है उसको कहा जाता है। ऑम्बर एक आम सी कार्ड गेम होती है, आजकल मार्केट में मिल जाती है, कार्ड गेम होती है ऑम्बर की, ठीक है, और उसको क्या कहा जाता है, वॉर ऑफ नर्व्स कहा जाता है। द टेबल हैज़ बीन टर्म्ड एज अ बैटल फील्ड। अब इसके अंदर कोई बैटल फील्ड तो बेटा आप लोगों को नजर नहीं आएगा इस पूरी, क्योंकि मैंने आपको बताया था एपिक में एक जंग लड़ी जाती है, लेकिन इसके अंदर जंग क्या होगी, एक टेबल होगा, उसके ऊपर एक ग्रीन क्लॉथ होगा, एक तरफ बलिंडा होगी और एक तरफ कोई और होगा, और वो आपस में कार्ड्स के जरिए बैटल फॉट हो रही है, ठीक है। द डिस्पर्स्ड कार्ड्स हैव बीन डब्ड एज राउटेड आर्मी, और वो जो डिस्पर्स कार्ड्स होते हैं, जाहिर बात है टेबल के ऊपर कार्ड डिस्पर्स हो जाते हैं, तो वो स्कैटर्ड जो कार्ड होते हैं उसको वो राउटेड आर्मी कहता है। इन द सेम वे सीजर्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज टू एज वेपन। सीजर्स को टू एज वेपन कहा जाता है, लिटिल इंजन कहा जाता है, फेटल इंजन कहा जाता है, ऐसा इंजन जिसकी वजह से कौमें तबाह हो गई हैं। और आप ये देखेंगे इस पूरी एपिक में कि अगर सीजर्स की बात हो रही है तो 3-3 स्टैंजास उसने सिर्फ सीजर को डिफाइन करने में लगाए हुए हैं इसने पॉप ने, तो वो पूरे 4-4 स्टैंजास हैं, 3-3 स्टैंजास है, उसमें सीजर की फायदे और उसी के नुकसान वो बताएगा कि ये स्टील ही है जिसकी वजह से कौमें बर्बाद हो गई और आज बलिंडा भी बर्बाद हो गई है। तो फॉर एग्जांपल फैंस एंड बॉटकिन्स एज डेडली वेपन, और फैंस वो जो खवातीन जब पार्टीज में जाती हैं, तो पुराने ज़माने में क्लासिकल अगर इरा में चले जाएं तो वो जब पार्टीज में जाती थी या डांसिंग पार्टीज में जाती थी तो उनके हाथों में फैंस होते थे जो खवातीन थ्रू आउट चला रही थी, चाइनीज के हैंड्स में होता है अक्सर। बॉटकिन कहते हैं उनके जो सर के ऊपर जो पिन्स उनकी लगी हुई होती हैं उनको बॉटकिन कहा जाता है। उनको कहा गया डेडली वेपन्स, डेडली स्पीयर्स, डेडली बॉटकिन्स। किचन में जाओ जरा, वो दूध देखो बंद कर दिया। अच्छा आगे चलते हैं, उसको वो डेडली स्पीयर्स कहती है, डेडली बॉटकिन्स कहती है। सो ही हैज यूज्ड बम्बास्टिक लैंग्वेज टू डिस्क्राइब ऑर्डिनरी थिंग्स एंड द पर्पस इज टू हाइटन द मॉक एपिकल इफेक्ट्स। और जो पर्पस है इसका क्या है कि वो हाइटन करे मॉक एपिकल इफेक्ट्स को। सिमिलरली द टाइटल ऑफ द पोएम द रेप ऑफ द लॉक इज ऑल्सो मॉक एपिकल। Rape is a serious moral offense which means the violation of woman's chastity by force. But Pope has used this term in an amusing way. The possession of the hair of Arbella by Peter. Arbella कौन थी? बलिंडा थी। Peter कौन था? लॉर्ड बैरन था। Is ironically described by him as the rape of the lock. So the title evokes nothing but the mock heroic sensation. इसलिए टाइटल आपको और तो कुछ नहीं बताता बट मॉक हीरोइक सेंसेशंस भी बता रहा होता है। द रेप ऑफ द लॉक कंटेन्स numerous mock heroic images too, which enhance the effect of the fundamental irony. He has used a very bombastic and pompous expression for trivial and ordinary actions. For example, to describe the reaction of Belinda on the cutting of her hair, he has given a mystical reference. Not Fierce Othello is so loud a strain. कि वो जो फायर्स ओथेलो था वो भी इतनी लाउड स्ट्रेन में उसने बात नहीं की थी। रोड फॉर द हैंड करचीफ दैट कॉज्ड हिज पेन। एक्चुअली क्या होता है, ओथेलो भी एक ट्रेजेडी है, आप लोग अभी पढ़ेंगे जब मैं आप लोगों को ड्रामा पढ़ाऊंगी। उसमें क्या होता है कि ओथेलो की जो बीवी होती है डेस्डेमोना, उसको वो ना शादी से पहले एक लाल रंग का रुमाल होता है जो कि वो गिफ्ट करता है और उसके अंदर बाकायदा एम्ब्रॉयडरी हुई होती है। अब वो क्या होता है कि वो डेस्डेमोना यागो जो होता है, जो विलन होता है, वो उसका वो जो है हैंड करचीफ किसी तरह चोरी कर लेता है। अब जो है जब ओथेलो को उसके ऊपर अपनी बीवी पे शक पड़ता है तो वो इतना ज़ोर से चीखता है और उसकी वो जो रोर है वो अभी भी किताबों में लिखी जाती है कि ओथेलो इस तरह से डेस्डेमोना पे चीखा था कि वो मूर था। और आपको पता है हबशी गुलाम जिसे कहते हैं, मूर था, वो ब्लैक था, निजर था, तो वो अपनी खूबसूरत बीवी के ऊपर बड़े बुरे तरीके से चीखा था। तो वो कहता है कि इतने बुरे तरीके से तो ओथेलो भी नहीं अपनी बीवी पे चीखा था जितने बुरे तरीके से बेलिंडा रोती है अपनी एक लट कट जाने पे, ठीक है। Here Pope has also personified things for the purpose of the heightening of the effect, ठीक है। अब यहाँ पे पर्सोनिफाई करता है वो थिंग्स को, चीज़ों को,
किस लिए? ताकि वो इफेक्ट को हाइटन करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स आर इन्वेस्टेड विद लिविंग एट्रीब्यूट्स। पर्सोनिफिकेशन कहते हैं इसे। इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को जो है लिविंग एट्रीब्यूट्स दे देना, उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे हम कहते हैं चांद ज़मीन पे उतर आया, तो चांद कभी इंसानों की तरह ज़मीन पे उतर सकता है, लेकिन हम उसको पर्सोनिफाई करते हैं कि वो ज़मीन पे उतर आया। तो उतरती क्या चीज़ है? जो चल सकती है, या जो इनएक्टिव जो एक्टिव होती है, जहाज ज़मीन पे उतर सकता है। तो इनएक्टिव चीज़ को जब आप एक्टिव इफेक्ट्स दे दें, या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को जब आप लिविंग एट्रीब्यूट्स दे दें, तो उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल ही पर्सोनिफाइज द सन एंड कंपेयर्स इट ग्रेड्यूर विद दैट ऑफ बलिंडा। ये मैं आपको टेक्स्ट पढ़ाऊंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ उसने कौन कौन से टर्म्स यूज़ किए हैं। उसने सन को जो है बलिंडा के ग्रैंड्योर के साथ कंपेयर किया था। ही ऑल्सो, जैसे कल हम लाइंस पढ़ रहे थे कि जी वो सन जो था वो भी कांप रहा था कि ये जो ट्रेम्बलिंग सी उसकी रेज हैं कि वो कहीं बलिंडा को उठाएं या ना उठाएं, जिसकी आंखें जो हैं अगर वो खुल गई तो वो पूरे दिन को क्या कर देंगी? डैजल कर देंगी, ठीक है। तो वो जो सन होता है वो भी कांप रहा होता है, तो उसमें क्या होता है? वो जो ट्रेम्बलिंग रेज होती हैं, रेज भी कभी ट्रेम्बल करती हैं, लेकिन क्या है, उनको पर्सोनिफाई कर दिया गया। ट्रेम्बल तो लिविंग बींग्स करती हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं। तो दैट इज द केस, ये पर्सोनिफाइज को कहते हैं। ही ऑल्सो पर्सोनिफाइज एंगर थ्रू गॉडेस ऑफ स्प्लीन एंड हर 2 सर्वेंट्स पर्सोनिफाइड इल नेचर एंड अफेक्टेशन। उसने जो पर्सोनिफाई किया है एंगर को थ्रू गॉडेस ऑफ स्प्लीन को, ठीक है। एंगर को उसने पर्सोनिफाई किया गॉडेस ऑफ स्प्लीन। बेटा ये जो अंडरग्राउंड वर्ल्ड जाता है ना, वहाँ पे जाके हम इसके कैंटो 4 में जाके गॉडेस ऑफ स्प्लीन के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपको बताऊंगी कि कौन थी गॉडेस ऑफ स्प्लीन। और उसी से एक्चुअली स्प्लीन बेसिकली आपको पता ही होगा, एक एंजाइम होता है मैदे में, लीवर के अंदर, जो कि प्रोड्यूस होता है। तो हमें जो है एसिडिक रिएक्शन फास्ट हो जाता है और फिर हमारा खाना जो है वो हजम हो जाता है। दैट इज़ द साइंटिफिक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्प्लीन इसलिए कहा गया कि स्प्लीन गुस्से वाली थी, तो एंगर वहाँ से लेके आता है, एसिडिक रिएक्शन होता है ना स्प्लीन का। एंड हर 2 सर्वेंट्स, और वो स्प्लीन से क्या होता है, वो जो रिएक्शन होता है वो फास्ट हो जाता है। स्प्लीन एज अ कैटलिस्ट काम करती है। कैटलिस्ट उस चीज़ को कहते हैं कि अगर 1 ड्रॉप ऑफ कैटलिस्ट डाल दिया जाए एक केमिकल रिएक्शन में, तो वो केमिकल रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाता है, फ़ौरन से गैस बन जाती है। ये केमिकल रिएक्शंस की बात कर रही हूँ मैं आपको। तो स्प्लीन जो है वो बेसिकली क्या, उसने एज अ कैटलिस्ट क्या काम किया कि बलिंडा तो रो ही रही थी, वो तो बेचारी बैठी हुई थी, लेकिन गॉडेस ऑफ स्प्लीन के पास वो एक स्पिरिट जाता है जिसको नोम कहते हैं। वो नोम उसके पास जाता है, वो वहाँ से जो है ना एक बोतल लेके आता है साए की, यानी कि आहों की भरी हुई बोतल लेके आता है, और एक बैग लेके आता है जिसमें फुल ऑफ टीयर्स और चीखें पुकारे, ये सारी चीज़ें उस बैग के अंदर बंद होती हैं। नोम जो है वो गॉडेस ऑफ स्प्लीन से वापस आता है और वो सारी बोतल और बैग जो है ना वो उल्टा देता है बलिंडा पे। जैसे ही बलिंडा के ऊपर वो बैग उलटता है तो बलिंडा जो है वो चीखना शुरू कर देती है, यानी कि कैटलिस्टिक रिएक्शन हो गया कि बलिंडा तो वैसे बेचारी आहम से सिसकियों से भरी पड़ी थी, लेकिन जैसे ही वो बैग उसके ऊपर उल्टाया गया तो उसकी चीखें इतनी लाउड हो गई, इतना तो ईडिपस भी, थैलोपस भी, उसने भी इस तरह से रिएक्ट नहीं किया था। एंड हर 2 सर्वेंट्स पर्सोनिफाई इल नेचर एंड अफेक्टेशंस। गॉडेस ऑफ स्प्लीन के 2 सर्वेंट्स भी होते हैं जो कि इल नेचर और अफेक्टेशन को पर्सोनिफाई करते हैं। एक उसकी सर्वेंट का नाम होता है इल नेचर और एक का नाम होता है अफेक्टेशन। अफेक्टेशन जो है वो हर वक्त जो है अपने आप को शो करती रहती है, और इल नेचर जो होती है वो थोड़ी सी इल नेचर होती है, हर वक्त आहें भरती रहती है, नाशुक्री करती है, इस तरह की होती है। और उसमें हम देखेंगे गॉडेस ऑफ स्प्लीन में ख़वातीन के ही, एक्चुअली ये जो पूरी पोएम है ना ये ख़वातीन के ऊपर लिखी गई है, ठीक है। और पॉप का उस वक्त उस दौर की औरतों के बारे में कोई अच्छा ख्याल नहीं था। In a mock epic, the great things are made look small and small things are made look great. It means the standards of great and small are confounded. For example, in the following lines, staining of honor and loss of ladies, chastity is equated with loss of new brocade and the breaking of a china jar. अब क्या है कि छोटी चीज़ें बड़ी बना दी गई, बड़ी चीज़ें छोटी बना दी गई, जैसे कि फॉलोइंग लाइन्स में स्टेनिंग ऑफ ऑनर एंड लॉस ऑफ लेडीज चास्टिटी इज इक्वेटेड विद द लॉस ऑफ न्यू ब्रोकेड। ब्रोकेड कहते हैं चोगा, वो जो उसने ब्रोकेड एक मैक्सी या चोगा या वो
ब्रोकेड ही होता है। और ब्रेकिंग ऑफ अ चाइना जार, उसने जो है लॉस ऑफ ऑनर, स्टेनिंग ऑफ ऑनर और लॉस ऑफ लेडीज चास्टिटी को इक्वेट कर दिया कि अगर उसके ब्रोकेड के ऊपर कहीं धब्बा ना लग जाए या उसका कहीं चाइना जार ना टूट जाए। आजकल होता है ना ऐसे ही, खवातीन घर में वो इतने महंगे बर्तन या इतनी महंगी चीज़ ले आती, ज़रा सी मेड से टूटी नहीं और मेड की शामत आई नहीं। और नॉर्मली वैसे ही हम वो इतने महंगे कपड़े ले लेते हैं शेफोन वगैरह के, और हमें बड़ी फिक्र होती है, हम किसी शादी पे जाते हैं, कहीं इसके ऊपर धब्बा लग गया तो धोना पड़ जाएगा, धो लिया तो ये तो ख़राब हो जाएगा, वैसे ही बड़ा महंगा है। तो वो एक्चुअली अब हमें अपने कपड़े जूतों की ज़्यादा फिक्र है रादर देन के वुमेन चास्टिटी। आगे कुछ लाइन्स है बेटा, टेक्सचुअल लाइन है, वेदर द निम शैल ब्रेक दियानाज लॉ or some frail china jar receive of law or stain her honor or her new brocade, forget her prayers or miss a masquerade। ठीक है, अब वो कहती है कि अब की जो निम्स है ना, shall break Diana's law, उनके लिए Diana's law तोड़ना शायद इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, rather than कि उसका कोई चाइना जार जो है वो टूट जाए या उसके ऊपर एक ब्रेक आ जाए, या फिर उसका कोई ऑनर जो है स्टेन हर ऑनर, या उसका न्यू ब्रोकेड। ठीक है, यानी कि वो एक चास्टिटी जो है एक औरत की अगर ख़त्म हो जाए तो वो उसी के बराबर है कि वो एक उसका चाइना जार टूट जाए। इसी तरह उसके ऑनर पे स्टेन लगना बिल्कुल वैसे ही है जैसा उसका न्यू ब्रोकेड उसके ऊपर स्टेन लग जाए, उसके ऊपर कोई साधन का धब्बा लग जाए। फॉरगेट हर प्रेयर्स और मिस अ मैस्कुरेड। ठीक है, और उसके लिए मैस्कुरेड कहते हैं वो जो मास्क पहन के एक पार्टी होती है। ठीक है, आप लोगों ने अक्सर कभी कार्टून्स में देखा हो या किसी इंडियन मूवी में भी, और वैसे भी मैस्कुरेड्स आजकल पहने हुए होते हैं, तो वो मैस्कुरेड वहाँ की बात हो रही है। तो वो कहती है कि वो जो मैस्कुरेड्स हैं वो अपनी प्रेयर्स तो छोड़ सकती है लेकिन मैस्कुरेड पार्टी नहीं छोड़ सकती, अपनी मास्क वाली डांसिंग पार्टी वो छोड़ नहीं सकती। तो सिमिलरली कि उसके लिए वो मास्क वाली पार्टी छोड़ना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उसने अपनी कोई प्रेयर मिस कर दी हो। ठीक है, दैट इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर हर। सिमिलरली इन दीज लाइन्स द डेथ ऑफ अ लैपडॉग इज इक्वेटेड विद द डेथ ऑफ हस्बैंड टू अ लेडी। अगली लाइन है, नॉट लाउडर श्रीक्स टू पिटिंग हेवन आर कॉस्ट व्हेन हस्बैंड्स और व्हेन लैपडॉग ब्रेथ देयर लास्ट। वो कहते हैं इतनी श्रीक्स, जब बेलिंडा के साथ एंड हो रहा होता है और बेलिंडा रो रही होती है और वो चीखती है, वो कहता है इतना तो कभी जो है कोई औरत जो है अपने हस्बैंड के मरने पे नहीं चीखी, ना ही कोई औरत अपने लैपडॉग पे मरने पे चीखी है जितना कि बेलिंडा आज चीख रही है। दूसरी तरफ एक आयरनी इसके अंदर ये भी है कि औरत जो है उसको अपने लैपडॉग की ज़्यादा फिक्र होती है, उसके मरने का ज़्यादा दुख है रादर दैन कि अपने हस्बैंड के मरने का। ठीक है, पॉप हैज़ ऑल्सो मेड यूज ऑफ अदर मॉक हीरोइक मेथड। फॉर एग्जाम्पल, he has used aerial machinery to heighten the expression. It is ridiculous, and Belinda, an ordinary fashionable girl, has shown being protected by thousands of spirits. In the same manner, the trivial game of Omber has been compared with a grave war of nerves. ठीक है, एक Omber game को Great War of Nerves से compare किया जाता है। The ordinary fight between the supporters of Belinda and those of Peters have been compared with the fatal war between gods and goddesses. Their hairpins, fans, etc., with which they fight have been termed as deadly weapons, spears, etc. An essential prerequisite of a mock epic is that there should be a peculiar passion. In Nun's Priestale, the peculiar passion was flattery, and in the Rape of the Lock, it is coquetry. ठीक है, नन प्रीस्टेल में जो पेकुलर पैशन था वो फ्लैटरी था, जबकि रेक ऑफ दी लॉक में ये कोकेट्री था। कोकेट्री कहते हैं कि किसी ब्यू की तरफ या किसी यंग लड़के की तरफ आजकल वो क्या कहते हैं, आप इसमें पढ़ेंगे रेप ऑफ दी लॉक में, कि लड़कियां जो हैं अपनी आइज़ के ऊपर बड़ी शाइनी कोई चीज़ लगा लेती हैं और जस्ट टू शो एंड गिव लुक्स टू अदर बॉयज एंड दिस एंड दैट। ठीक है, इसको कोकेट्री कहा जाता है। पॉप हैज़ इंट्रोड्यूस्ड थ्रू बेलिंडा अ ग्रुप ऑफ फैशनेबल वुमेन एंड इन दिस वे ही क्रिटिसाइजेस द कोकेट्री। ठीक है, अब वो बेलिंडा जो है ग्रुप ऑफ फैशनेबल वुमेन में तो जाती है लेकिन वहाँ पे वो क्रिटिसाइज करता है उसकी कोकेट्री को, यानी कि वो उसको रिजेक्ट भी कर रही है और उसके साथ कोकेट्री भी कर रही है। बेलिंडा जो है बैरन को रिजेक्ट भी कर दिया उसने और उसके साथ कोकेट्री भी, उसको नोशंस भी दिखा रही है, उसको लुक्स भी करवा रही है। तो ये सारी चीज़ें, द एंटायर पोएम इन फैक्ट इज अ शार्प सटायर ऑन द कोकेट्री एंड कोकेटिश एटीट्यूड।
There is a difference too between an epic and a mock epic. An epic is of a considerable length, while a mock epic on the other hand is shorter than epic. Similarly, the hero of epic is an extraordinary person. As against that, in a mock epic, the hero is an ordinary person because the subject matter of mock epic is also trivial and ordinary. In the Rape of the Lock, there is one heroine only, and she is a fashionable butterfly who screams and cries at the loss of her lock like epic heroes, and this is quite humorous. Then flashed the living lightning from her eyes and screams of horror rent the affright sky. ठीक है, तो फिर उसके अंदर आंखों से क्या होती है, लिविंग लाइटनिंग फ्लैश होती हैं और स्क्रीम्स ऑफ हॉरर रेंट द फ्राइटिंग स्काइज, और उसके जो मुंह से स्क्रीम ऑफ हॉरर्स निकलती हैं जिसकी वजह से आसमान हिल जाता है। यानी कि अगेन सटायर की जा रही है कि कितनी पढ़ी लिखी एरिस्टोक्रेटिक खातून, उसकी सिर्फ एक लट कट गई तो उसने किस तरह से चीखना शुरू कर दिया। ठीक है, अनदर रिक्वायरमेंट ऑफ एपिक हीरो इज दैट ही परफॉर्म सर्टेन राइट्स। ठीक है, कुछ रिचुअल्स, कुछ राइट्स वो परफॉर्म करता है एंड ऑफर्स प्रेयर इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस, और वो कोई प्रेयर भी ऑफर करता है। ही एड्रेसेस गॉड्स एंड गॉडेसेस and invokes their help. In the Rape of the Lock, there is an imitation of such rites and prayers when Baron burns a fire in order to get Belinda. अब बेलिंडा को पाने के लिए जो है बैरन जो है वो ये सारी प्रेयर्स करता है और वो इन्वोक करता है गॉड्स और गॉडेसेस को। फॉर दिस Erephibus rose, he had implored Propitious, heaven and every power adored, but chiefly loved to love an altar built. An epic hero has to undertake a mortal battle, but in this case he simply goes to cut the lock. Similarly, before going on adventure, an epic hero makes certain preparations, and Belinda's makeup is a parody of that preparation. Then in an epic, the hero uses deadly weapons to win the war, but here weapons are not traditional. एपिक में हीरो डेडली वेपन्स यूज करता है ताकि वो वॉर विन कर सके, लेकिन यहाँ पे वेपन्स क्या है, वो ट्रेडिशनल नहीं है। दे आर पिन्स, आईज, बॉडकिन्स, यानी कि गुस्सीली आंखें, बॉडकिन्स और क्या है, पिन्स, हेयर पिन्स जो होती हैं वो यहाँ पे एज अ वेपन यूज होगी। जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे ना आपको बड़ा मजा आएगा कि उसके अंदर क्या क्या चीजें। सो ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ ट्रू एपिक हैव बीन imitated but for an ordinary objective. An epic normally opens with an invocation to some god or goddess, and the Rape of the Lock also begins with an invocation. In the very early lines, Pop addresses the gods to find out the riddle that why Lord Peter cut the lock. शुरू में ही वो जो है इन्वोक करता, पॉप एड्रेस करता गॉड्स को कि क्यों जो है कि वो ये फाइंड आउट करे, इस रिडल को, इस मसले का हल तलाश करें, इस रिडल को सॉल्व करें कि वाई लॉर्ड पीटर कट द लॉक, कि लॉर्ड पीटर को क्या जरूरत थी कि उसने एक लॉक कट कर दी। से व्हाट स्ट्रेंज मोटिव गॉडेस कुड कंपेल अ वेल ब्रॉड लॉर्ड टू एक्सॉल्ट अ जेंटल बैली। वो कहता है कि यही कल मैंने आपको ये लाइंस पढ़ाई थी कि से व्हाट स्ट्रेंज मोटिव, कि ये कौन सा ऐसा मोटिव था, कौन सा स्ट्रेंज मोटिव था कि गॉडेस जो है उसको गॉडेस ऑफ पोइट्री से वो पूछ रहा है कि कुड कंपेल अ वेल ब्रेड लॉर्ड टू एक्सॉल्ट अ जेंटल बैली, कि इतनी जेंटल बैली, इतनी खूबसूरत खातून को, इतनी ब्यूटीफुल लेडी को, इतने एक एरिस्टोक्रेटिक लड़के ने, एक एरिस्टोक्रेटिक ब्यो ने, वाई ही हैज कटेड द लॉक। ठीक है, द यूज ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट ऑफ सिमिली इज एन इम्पॉर्टेंट feature of Homer's epic. Pop in the Rape of the Lock make repeated use of such similes. For example, the simile of a battle on a green field is used throughout to elevate the game of cards. Similarly, the description of fight between Pops and Valleys is mockingly exalted by the use of Homeric similes. No common weapon in their hands are found, like gods they fight, nor dread a mortal wound. Grief predominates in an epic. There are a number of lines in the Rape of the Lock which describes the grief of Belinda was very melting. अब जो है ग्रीफ भी जो है ना वो बड़े प्रीडोमिनेट होते हैं एक एपिक के अंदर। पार्ट 2 में जाके आप पढ़ेंगे हाइपीरियन, उसके अंदर वो स्टार्ट ही ग्रीफ से होता है। इवन ये रेप ऑफ द लॉक भी जो है ये स्टार्ट ही ग्रीफ से हुई है कि पॉप जो है वो बड़ा उसमें है कि भाई इस तरह से क्यों हुआ है, मतलब मसला क्या है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ शो ऑफ वायलेंट ग्रीफ व्हेन द लॉक ऑफ बेलिंडा वॉज कट। अब यहाँ पे भी जब ग्रीफ उस वक्त भी शो होता है जब बेलिंडा की लॉक कट हो जाती है। शी एक्सप्रेसेस हर ग्रीफ इन दिस वर्ड, फॉर एवर कर्स्ड बी दिस डिटेस्टेड डे, कि मैं हमेशा इस दिन को
कर्स करती रहूंगी, विच स्नैच माई बेस्ट माई फेवरेट कर्ल अवे, जिसने मेरी फेवरेट कर्ल को जो है मुझसे छीन लिया। बाल ही है ना, लंबे हो जाएंगे, लेकिन देखें किस तरीके से उसने उसको इतना सीरियस लिया। द इंट्रोडक्शन ऑफ सीन्स ऑफ एथलेटिक कॉम्पिटिशन एंड गेम्स इज एन इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन ऑफ एपिक। In the Rape of the Lock, its best example is Game of Omber. Again, the description of a long and dangerous journey undertaken by the hero or some other person or persons is also an epic convention. Here, the visit to underworld undertaken by malicious gnome to the cave of spleen is a parody of this convention. Another prerequisite of an epic is moral. The moral may be explicit or implicit because the fundamental purpose of a mock epic is to inculcate heroic virtues and generous passions in us. It tends to develop tolerance, passion, and endurance in us. The moral instructions are interspersed in endurance in us. The moral instructions are interspersed in the Rape of the Lock. However, Canto 5 contains explicit moral. The speeches of Clarissa and Belinda are quite enlightening. ठीक है, जो speeches थी मैंने आपको बताया था एपिक के अंदर speeches भी होती हैं, तो वो जो speeches थी वो भी बहुत ज़्यादा quite enlightening थी. How vain are all these glories, all our pains, unless God sends preserve what beauty gains, what men may say when we the front box grace behold the first in virtue as in face. अब वो जो है यहाँ पे कहती है वो कि how vain all these glories, all our pains, कि हमारी ये तमाम पेन्स जो हैं सब जो हैं इन वेन्स हैं, यानी कि ये तमाम ग्लोरीज, तमाम पेन्स, इसका कोई फ़ायदा नहीं है unless good sense preserve when beauty gains, कि ब्यूटी जब तक गुड सेंस प्रिजर्व नहीं करती तो हमारी ग्लोरी किसी काम की नहीं. ये एंड होता है, मोरल लेसन जो है इसका एंड हो रहा होता है. ये क्लैरिसा कहती है बेलिंडा को कंसोल करने के लिए कि भाई क्या फ़ायदा हमारी ग्लोरीज का और हमारी पेन्स का, क्योंकि जो ब्यूटी है वो विदाउट गुड सेंस के कंप्लीट नहीं होती. That men may say what we friend box praise, behold the first in virtue as in faith. वो कहता है कि हमें बिल्कुल ऐसा हो जाना चाहिए कि मर्द भी ये कहने पे मजबूर हो जाएं कि when we front box praise, कि हमारी फ्रंट बॉक्स प्रेस में, यानी कि एक जब वो सीटेड होती हैं एक सिनेमा हाउस के अंदर, जब खवातीन सीटेड होती हैं तो फ्रंट बॉक्स प्रेस के अंदर वो खवातीन behold the first in virtue as in faith, कि वो उस औरत का इंतखाब करें जो फर्स्ट इन वर्च्यू हो एज एन फेज, यानी कि ब्यूटी के साथ साथ उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा वर्चुअस भी हो. लेकिन मसला सारा क्या होता है, जब रिश्ता लेने जाते हैं ना तो हमें बहुत ही खूबसूरत लड़की चाहिए होती है. बेशक लड़का थका हुआ हो, बहुत छोटी उम्र की लड़की चाहिए, 18 साल की लड़की चाहिए, अमीर बाप की बेटी हो, ठीक है, और खूबसूरत बहुत हो, बेशक लड़ाका तैयार हो, है बाद में आके बेशक घर तबाह करते, बस खूबसूरत होनी चाहिए. तो द थिंग इज दैट दिस इज द आयरनी इन आवर कल्चर. पढ़ेंगे अभी आप, बड़ी मजे की इसके है ना. क्लैरिसा एम्फेसिस दैट इट अपीरेंट ब्यूटी इज नॉट सप्लीमेंटेड बाय गुड सेंस, इट इज ऑफ नो यूज. द एनविएबल कंपोजिशन इज दैट इनर एज वेल एज आउटर ब्यूटी मस्ट को एग्जिस्ट. वो कहती है कि इनर और आउटर ब्यूटी की मोरल लेसन एंड हो रहा है, ठीक है, आपकी एपिक का, कि वो कहता है इनर और आउटर ब्यूटी जो है दोनों को को एग्जिस्ट होना चाहिए, दोनों ही होनी चाहिए. सिंस फिजिकल ब्यूटी इज एपिफेरल, इट इज नेसेसरी दैट वुमेन मस्ट इनकलकेट इन देम द क्वालिटीज ऑफ हार्ट एंड द माइंड सच एज गुड ह्यूमर, गुड सेंस. कि खूबसूरत होने के साथ साथ औरत के अंदर ये क्वालिटीज गुड सेंस, गुड ह्यूमर, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है. अपेरेंट चार्म में स्ट्राइक द आइज, जो आपके अपेरेंट चार्म होते हैं वो आपकी आइज को तो स्ट्राइक कर सकते हैं, बट इनर ब्यूटी विन्स द सोल. लेकिन आपकी जो इनर ब्यूटी होती है वो विन करती है सोल को. जैसे हम सारे एक दूसरे को नहीं देख सकते, लेकिन सबको पता है कि कौन कैसी बात करता है ना. तो व्हाट इज दिस, दिस इज योर इनर ब्यूटी, ठीक है. तो हमें ऐसा हमें नहीं पता कि हम सारे कैसे कपड़े पहनते हैं, हम सारे दिखते कैसे हैं, एंड नथिंग लाइक दैट, बट ऑल इज दिस बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इनर ब्यूटी, ठीक है. ब्यूटीज इन वेन देयर प्रिटी आइज में रोल. और वो कहता है कि ब्यूटीज जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब वो प्रिटी आइज में रोल हो रही होती हैं. बाज़ औक़ात हमने बड़ा अच्छा मेकअप किया होता है, आंखों के ऊपर आई लाइनर भी लगाया होता है, मस्कारा भी होता है, थोड़े से लेंस भी लगा लेते हैं, तो हमें आदत पड़ जाती है हम आंखें रोल कर करके बातें कर रहे होते हैं. ऐसे ही होता है, थोड़ी सी आवाज़ भी लाउड हो जाती है ना पार्टीज में जाके.
चार्म स्ट्राइक द साइट बट मेरिट विंस द सोल। ये जो चार्म्स होते हैं ये आपकी आंखों को तो स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन मेरिट जो है वो विन करता है सोल को। इनर ब्यूटी जो है वो आपकी सोल को विन करती है। सो टू कंक्लूड वी कैन से दैट पॉप्स द रेप ऑफ द लॉक has all the qualities of a mock heroic poem. As Hazlitt observed, it is triumph of insignificance, the apotheosis of foppery and folly. It is the perfection of mock heroic. वो कहते हैं ये जो है triumph of insignificance है, यानी कि जो चीज़ बिल्कुल ट्राइवियल है उसको पॉप ने कितना ब्यूटीफुली आप लोगों को बताया है। आगे बेटा पॉइंट्स टू रिमेंबर है जिसमें डेफिनेशन ऑफ एन एपिक है, फिर मॉक एपिक है, क्रिटिक्स व्यू है और पॉप। अच्छा शुरू में बेटा आप लोगों ने 4-5 क्रिटिक्स व्यू पढ़े, उन क्रिटिक्स व्यू को ना एंड पे ले आइएगा, 2-3 को, दो शुरू में लिख दीजिएगा या 3 शुरू में लिख दें और 2 एंड पे लिखिएगा, क्योंकि जब वो एग्जामिनर चेक कर रहा होता है ना तो एंड पे बाज़ औक़ात हम कोई ऐसी कोट लिख देते हैं जो एग्जामिनर के दिल को लगती है और एग्जामिनर कहता है बस इसी कोट की वजह से सारे नंबर दे दो। तो वो जो कोट्स है ना बेटा, एक उसको दरमियान में सेट कर लें, 2 को दरमियान में सेट कर लें और 1 को एंड पे ले आएं। तो इस तरह से कुछ करें और वो छोटी छोटी हों और जो खुली खुली लिखी हुई हों तो नंबर आके। और ये वो क्वेश्चन है जो हर दफ़ा एग्जाम्स में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। थक तो नहीं गए बच्चे? हाँ जी स्टूडेंट्स आगे चलें, जिले हुआ आगे चलें, काफी है, थक तो नहीं गए? एनीवन हियर? कोई बच्चा थक तो नहीं गया? बेटा आगे चले ना, बेलिंडा का कैरेक्टर पढ़ लेते हैं आज जल्दी से, ज्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि आगे हमारे पास फिर बस ठीक है आगे चलते हैं बेटा, बिकॉज आगे बेटा टाइम नहीं है, अभी लगा लेंगे 15 दिन, थोड़े से मेहनत कर लें, आगे मज़े ही मज़े हैं। ठीक है, आगे मैं आपको सिर्फ टेक्स्ट पढ़ाऊंगी और आप लोग बड़ा एंजॉय करेंगे। रमज़ान में आप इतना एंजॉय करेंगे, खाली आप टेक्स्ट पढ़ेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। ड्रामा का भी सारा टेक्स्ट कवर करवा दूंगी और इंशाल्लाह आपको मैं ये भी करवा दूंगी, पोइट्री का भी टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के बारे में आप में से किसी ने भी परेशान नहीं होना, टेक्स्ट करवाना आपको मेरा काम है। ठीक है, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ जो हाथी है ना वो अभी निकालें, दुम हम रमज़ान में पूरी करेंगे। अच्छा जी आगे है अब, दैट इज बेलिंडास कैरेक्टर। बेशक हमें आधा घंटा और लग जाएगा ना, लेकिन हमारा हाथी निकल जाएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आधा घंटा आज और ऊपर लगाते हैं। मैं बैठी हुई हूँ तो आप भी बैठे रहें। अच्छा जी आगे चलते हैं। बेलिंडास कैरेक्टर। डिस्कस पॉप्स कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड टुवर्ड्स बेलिंडा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बेटा। आज के जो 2 क्वेश्चन हैं इनको अच्छे तरीके से रट लें, मॉक एपिक और बेलिंडा। ठीक है, अब बेलिंडा का कैरेक्टर भी बार बार रिपीट होता है और यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे तो खैर पास पेपर नहीं शो हो रहे, लेकिन ये आता है, हर साल आता है। अच्छा जी, व्हाट इज हर फंक्शन इन द पोएम एज अ होल, व्हाट डू यू गैदर अबाउट पॉप्स व्यू ऑन वुमेन फ्रॉम द रेप ऑफ द लॉक। उसके बाद क्वेश्चन है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ बेलिंडा एज पोर्ट्रेड बाय पॉप इन द रेप ऑफ द लॉक। While portraying Belinda character in the Rape of the Lock, Alexander Pope has successfully exposed the hollowness of female folk of a class of society. वैसे एक बात बताऊँ, ये जो पॉप है ना, ये एक्चुअली ये चर्च का ही पॉप था और अलेक्जेंडर पॉप, ठीक है, और ये ख़वातीन को हर बुराई की जड़ समझता था। ठीक है, इस दौर के जितने भी लोग थे ना वो ख़वातीन को हर बुराई की जड़ ही समझते थे। लेकिन इनफैक्ट जो उसने रेप ऑफ द लॉक में जितनी भी ख़वातीन के ऊपर बहस की है या उसने लाइन्स लिखी हैं, वैसे मैं भी करती हूँ कि उसने बिल्कुल सही कहा है। ठीक है, तो द थिंग इज़ दैट कि जब आपको ये गलती नज़र आ जाए तो हमें थोड़ा सा पीछे हट जाना चाहिए। आपको पता, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं कवर पहले भी होती थी, लेकिन रेप ऑफ द लॉक और मास्टर्स इन इंग्लिश पढ़ने के बाद मैं मज़ीद कवर्ड हो गई थी। एमए इंग्लिश करने के बाद मैंने अबाया लेना शुरू किया था। ठीक है, तो द थिंग इज़ दैट कि जब आपने पढ़ना होता है ना और सीखना होता है तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं, किसी भी किताब से सीख सकते हैं। तो मुझे इस किताब को पढ़ने के साथ साथ अपने अंदर बड़ी बुराइयाँ नज़र आई थी। तो हमने अपने आप को ही पॉइंट आउट करना। अच्छा इंसान वो होता है जो अपने आप को बदले, रादर दैन कि हम दूसरों से कहें। बाकी हम कह ही सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने आप को बहुत जल्दी बदल सकते हैं। ठीक है, अपने आप के ऊपर अप्लाई करना आसान है, दूसरों पे ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी चलते हैं। द रेप ऑफ द लॉक इज़ द वन ऑफ द 3 poems in which
Pop shows himself emphatically as the spokesman of his age. It paints the elegance and the emptiness, the meanness and the vanity, the jealousies, treacheries of the young men and women of aristocratic families of that time. And this poem Pop has particularly exposed the laziness, frivolities, hypocrisy, excessive interest in toilet. ठीक है, ये जो हम इतना ज़्यादा अपने ड्रेसिंग टेबल को, यहाँ पे टॉयलेट वो वाला टॉयलेट नहीं है, दैट इज़ योर ड्रेसिंग टेबल या चेंजिंग रूम, जिसके अंदर जो है ख़वातीन का सारा मेकअप पड़ा होता है, मेकअप का सामान पड़ा होता है। और होता भी ऐसे, शादी पे जाना हो ना, हम औरतों की वजह से इस फंक्शन लेट हो रहे होते हैं। एंड हाई मैट्रिमोनियल एस्पिरेशंस ऑफ लेडीज़ ऑफ हिज एज, और जो ख़वातीन की हाई मैट्रिमोनियल एस्पिरेशन, यानी कि कोई शहजादा ही आएगा, ठीक है, उसी के साथ ही हमारी शादी होनी है, उससे नीचे किसी बंदे से हमारी शादी नहीं हो सकती, ठीक है। तो बेलिंडा रिप्रेजेंट्स द टिपिकल फैशनेबल लेडीज ऑफ द टाइम. There is not the slightest glimpse of the seriousness or sincerity, goodness or grandeur of human life in any of her words and actions. Her character is a bundle of contradictions. On one hand, she is the object of satire, and on the other hand, she is the goddess of beauty and charm. एक तरफ वो ऑब्जेक्ट ऑफ सटायर थी, दूसरी तरफ वो गॉडेस ऑफ ब्यूटी भी थी और चार्म भी थी. When she is first introduced to us, we learn that the brightest of her eyes surpasses the brightness of the sun. But at the same time, we learn that she is a lazy woman. आजकल की औरत का बड़ा अलमिया यही है कि माएँ 12 बजे से पहले सो के नहीं उठती. शुक्र है मेरे सारे स्टूडेंट्स उठ जाते हैं 12 बजे से पहले, लेकिन नॉर्मली जो है ख़वातीनों आजकल पता नहीं कौन सा ट्रेंड चल गया कि लोग 12 बजे से पहले उठते ही नहीं है. Who continues to sleep till 12 in the day and who on the waking up at her hours falls asleep again. थी तो वो गॉडेस ऑफ ब्यूटी एंड चार्म, ठीक है, और वो उसकी आइज़ जो थी वो ऐसे सरपासेस थी द ब्राइटनेस ऑफ सन. सूरज की जो है ब्राइटनेस भी कम पड़ जाती थी, लेकिन एक चीज़ उसके अंदर बड़ी बुरी थी, दैट वाज द हर लेजीनेस. 12 बजे से पहले नहीं उठती थी. When she does open her eyes, she goes through a love letter which is waiting for her. ठीक है, जब वो अपनी आंखें खोलती थी, जैसे आजकल हम उठते ही पहले हमारा मोबाइल हाथ पे होता है, चेक करते हैं मैसेज कौन सा आया, व्हाट्सएप, फिर फेसबुक एंड देन दिस. आजकल नाश्ता ही लेट हो जाता है मोबाइल की वजह से, है ना. तो सेम इज़ द केस इधर. देखें वो बेचारी वेट कर रही होती है, आंखें उठी भी 12 बजे है, और उठते ही पहले उसने हाथ मुँह नहीं धोया, पहले उसने लव लेटर पढ़ा, विच इज़ वेटिंग फॉर हर एंड विच मेक्स हर फॉरगेट द विजन दैट शी हैड सीन. और उससे पहले वो जो एरियल होता है वो उसको जो ख्वाब में सुना रहा होता है पूरी कहानी कि भाई आज तुम्हारे साथ कुछ होने वाला है, तो वो ख्वाब भी भूल जाती है उस लव लेटर्स को देख के. हर ब्यूटी एंड चार्म इज एम्फेसाइज व्हेन शी गेट्स बिजी विद हर टॉयलेट. और उसकी ब्यूटी और चार्म जो है वो और एम्फेसाइज हो जाते हैं जब वो अपने टॉयलेट के साथ बिजी हो जाती है, यानी कि मेकअप करने में, अपने आप को तैयार करने में वो बिजी हो जाती है. द टॉयलेट टेबल इज लाइक अ चर्च टू हर, यानी कि पहले वो बाइबल नहीं खोलती, वो पहले क्या करती है, टॉयलेट टेबल इज जस्ट लाइक चर्च टू हर. हर कॉस्मेटिक्स आर लाइक ऑफरिंग्स टू द गॉडेस ऑफ ब्यूटी. अपार्ट फ्रॉम हर मेड सर्वेंट बेटी हु हेल्प्स हर इन टॉयलेट, देयर आर अ नंबर ऑफ सेल्फ टू परफॉर्म द वेरियस ड्यूटीज असाइंड टू देम. उसकी एक मेड सर्वेंट होती है, उसका नाम होता है बेटी. वो तो उसको तैयार कर ही रही होती है, लेकिन उसके इर्द गिर्द ना एरी स्पिरिट्स होते हैं जो कि सेल्फ जिसे कहा जाता है. एरियल जो है वो उनका कमांडो होता है, बाकी सारे उसके अंडर होते हैं जितने भी सेल्फ होते हैं. तो वो सारे जो है ना उसके उस मेकअप की हिफाजत कर रहे होते हैं. कोई उसके पाउडर पे बैठा होता है, कोई उसका जो है वो जो परफ्यूम है वो उड़ ना जाए उसकी केयर कर रहा होता है, कोई उसका पाउडर उड़ ना जाए उसकी केयर कर रहा होता है, कोई उसकी रिंग के ऊपर बैठा होता है, कोई उसके इयर रिंग्स के ऊपर बैठा होता है. तो हर कोई उसके पेंडेंट के ऊपर बैठा होता है, हर कोई उसकी एक एक चीज़ के ऊपर बैठा होता है कि हम इसकी इस चीज़ की हिफाजत कर रहे हैं. As Pop remarks, now awful beauty puts on all its charm. She is an incarnation of the goddess of beauty and she is brighter than the sun. If she suffers from any female error, the beauty of her face would make us ignore them. She nourishes 2 locks of hair which greatly enhance the already irresistible charm of this lady. She has a naturally carefree temperament. Belinda smiled and all the world was gay. Belinda's outdoor life begins with her boat, which sails on the Thames. Here again, Pop emphasizes her physical charm, namely sparkling cross and white breast. Christian and infidels would kiss the cross.
क्रिश्चियंस ही होते हैं, इन्फिडल्स वो होते हैं जिनका मतलब गॉड के ऊपर यकीन नहीं होता, या जो क्रिश्चियंस नहीं होते वो भी उस क्रॉस को जस्ट टू एबल टू टच हर ब्रेस्ट, यानी कि जो क्रिश्चियंस हैं वो तो क्रॉस जो उसने गले में पहना होता है वो इतना स्पार्कलिंग होता है, इतना खूबसूरत होता है कि क्रिश्चियंस तो चले क्रॉस को इसलिए किस करते हैं क्योंकि उनका एक वो सेक्रेड उनके लिए एक चीज़ है, लेकिन जो इनफिडल्स होते हैं, जो नॉन क्रिश्चियंस हैं, वो भी उस स्पार्कलिंग क्रॉस को जो है किस करने के लिए बेताब होते हैं. As she sails on the river, she smiles at her spectators and keeps them at safe distance. She is an embodiment of grace and sweetness, which covers up her flirtation and faults. ठीक है, वो जो है एम्बॉडीमेंट है ग्रेस और स्वीटनेस की, और उसकी ये ग्रेस और स्वीटनेस जो है कवर कर रही है उसकी फ्लर्टेशन और फॉल्ट्स को भी. बाज़ औक़ात हम ख़वातीन इतनी प्यारी तैयार हुई होती हैं कि हमारी ये सारी तैयारी जो है हमारी बुराइयों के ऊपर भारी होती है. ऐसे ही होता है घर में बच्चे, वो जो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि घर में जब अच्छी आंटी आती हैं तो क्या होता है, मॉडर्न आंटी आती हैं तो बच्चे को कहते हैं बेटा वो फलाना पोएम, फलाना सॉन्ग, और ज़रा वो शाहरुख खान की तरह डांस तो करके दिखाओ. और जब कोई अच्छी वाली आंटी आती हैं जो थोड़ी नेक खातून होती है तो बच्चे को हम कहते हैं बेटा ज़रा नात तो सुना के दिखाओ. हम जो अपने बच्चे की तारीफ शुरू करते हैं, मेरा तो जी बच्चा ही बड़ा नेक है, ये वो तो बाद में पता चलता है ना. तो क्या होता है कि हमारी ये जो आउटर ब्यूटी होती है वो हमारी जब तक हम बात नहीं करते या हम एक्सपोज नहीं होते तो वो हमारी इनर ब्यूटी पे हावी होते हैं. नॉर्मली हम लोगों को भी आदत होगी है जो ज़रा बाहर से ज़्यादा प्यारा लगता है ना, हम उसका शायद हमें उसके इवल हमें नज़र इसलिए भी नहीं आते क्योंकि वो बाहर से ही इतना प्यारा होता है. ठीक है, तो उसकी ये ग्रेस और उसकी स्वीटनेस, उसकी जो है फ्लर्टेशन और फॉल्ट्स. अब देखें उसकी फ्लर्टेशन और फॉल्ट्स कहाँ जाके पता चलती हैं. यहाँ पे वो अपने आप को शो कर रही है कि शी इज़ वेरी स्वीट, शी इज़ वेरी ग्रेसफुल, सेम लाइक अस. हम भी पार्टीज़ में जाते हैं, हम बड़े तरीके से बात करते हैं. ठीक है, अब घर में अगर बच्चों की बारी आ जाए तो हम चीखना शुरू कर देते हैं. तो द थिंग इज, और बाहर का बंदा होता है वो कभी कभार हमें इतना इरिटेट करता है, फिर भी हम उसके साथ बड़े प्यार से बात कर देते हैं. अपना बच्चा है तो ये कस के थप्पड़ लगा. तो व्हाट इज दिस इज द आयरनी ऑफ आवर कैरेक्टर, या इसको ही हम सटायर करेंगे कि यार जहाँ हम बाहर के लोगों को इतना बर्दाश्त कर सकते हैं, व्हाई नॉट हमारे अपने बच्चे, हमारी अपनी फैमिली. बाहर के फ्रेंड्स के साथ हम बड़ी अच्छी हमारी गपशप होती है, बड़े स्वीट होते हैं, अपने बहन भाइयों के साथ पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं. 2 मिनट छोटा बहन भाई बर्दाश्त नहीं होता, 2 मिनट बड़ा बहन भाई बर्दाश्त नहीं होता है. ऐसे ही होता है ना. तो ये होती है हमारी बाहर की एक्सपोज स्वीटनेस जो कि हमारी वो जो इनर हमारी फ्लर्टेशन और फॉल्ट्स को कवर कर रही होती है. अगेन द पोएट एडजर्ट्स, इफ टू हर शेयर सम फीमेल एरर्स फॉल, लुक ऑन हर फेस एंड यू विल फॉरगेट ऑल. तो कहता है अगर तो आपको इफ़ टू हर शेयर सम फीमेल एरर फॉल, कि अगर फीमेल की कोई एरर फॉल उसको देखना हो या उसको फॉरगेट करना हो तो आप सिर्फ उसके फेस को देख लें तो आपको उसकी सारी फॉल्ट्स जो हैं वो ख़त्म होती नज़र आएंगी. सेम इज़ द सिचुएशन विद अस कि जब हम रिश्ता लेने जाते हैं तो हम लड़की का चेहरा ही तो देखते हैं और देखते क्या है. ठीक है, वो बात की बात है कि वो उसकी स्वीटनेस और वो सारा कुछ वो बाद में क्या बन जाए वो और बात है, लेकिन हमारा मेन यही होता है लड़की बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए, लंबे बाल होने चाहिए. तो दैट इज़ द केस हियर. Belinda visits Hampton Court, a place merry making and getting together. Belinda जो है, आपको मज़े की एक बात बताऊँ, मैं एक दिन पार्लर में गई तो वहाँ पे ना एक खातून बैठी हुई थी और उनको शायद अपने बेटी के रिश्ता शायद करवाना था. अब वो दोनों ख़वातीन कोई अच्छी फैमिली से, अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से थी और शायद बहुत ब्रॉड माइंडेड भी थे. ब्रॉड माइंडेड इन द सेंस के उन्होंने कहा जी मुझे अपने भांजे के लिए रिश्ता चाहिए. तो उन्होंने कहा जी कल मेरी बेटी वो शादी में इतना नाची कि बस सारे हैरान रह गए, दंग रह गए, और वो तो इतनी खूबसूरत लग रही थी. फिर खैर उन्होंने तस्वीरें भी दिखाई और लग ऐसे ही रहा था कि शायद रिश्ता हो जाना है, पक्का रिश्ता हो जाना है. और जो बात कर रही थी उससे भी यही लग रहा था कि शायद ये रिश्ता पक्का ही पक्का समझो कि वो इतना नाची, लड़की इतना नाची कि जिसकी कोई हद नहीं. तो आई वॉज जस्ट शॉक्ड कि अच्छा इस तरीके से भी रिश्ते होते हैं. तो बेटा जी ये भी आजकल काम होने लग गए हैं. तो आई वॉज जस्ट शॉक्ड कि अच्छा अब मोरालिटी लेवल जो है वो ये हो गया है कि बच्ची जो है वो नाचनी भी चाहिए और फिर रिश्ते होते हैं. तो यहाँ पे भी बेटा वो सारा यही केस चल रहा है.
Belinda visits Hampton Court, a place of merrymaking and getting together. This place attracts courtiers, politicians, writers and men of different professions. अब जब वो हैम्पटन कोर्ट जाती है, जो कि अ प्लेस ऑफ मैरी मेकिंग एंड गेटिंग टुगेदर, सब लोग इकट्ठे होते हैं, डांसिंग पार्टी में जाती है वो, और ये जो है प्लेस अट्रैक्ट करती है कोर्टियर्स को, पॉलिटिशियंस, राइटर्स और मैन ऑफ डिफरेंट प्रोफेशन, मतलब डिफरेंट किस्म के स्टेटस, डिफरेंट स्टेटस के लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं. Here young ladies exhibit their charm and entice the heart of young lovers. अब यहाँ पे क्या होता है, यंग लेडीज जो हैं वो एग्जिबिट कर रही होती हैं अपने चार्म्स और एंटाइज करती हैं हार्ट ऑफ द यंग लवर. यंग मैन एंड वुमेन प्ले द गेम ऑफ कार्ड्स विच इज़ नथिंग बट गेम ऑफ फ्लर्टेशन. यंग वुमेन और मैन, आजकल जैसे वो शादियों पे भी यही कुछ ही चल रहा होता है, फ्लर्टेशन ज़्यादा ही हो रही होती है. इट शोज हर इनर माइंड विच इज़ शैलो, फिकल एंड गिवन टू tantrums. Outwardly she wishes to consider virtuous, but inwardly she is ready to have fun with the young folk. She loves Baron at heart, but rebukes and abuses him. ठीक है, वो मोहब्बत तो करती थी बैरन से, लेकिन उसने उसको रिजेक्ट कर दिया था. एरियल, her guardian spirit, gives up his duty of guarding her virtues when he observes that an earthly lover is lurking at her heart. ठीक है, अब वो जो एरियल जो है वो उसको गार्ड कर रहा होता है उसकी वर्च्यूज को, तो वो उसको देख लेता है कि एक अर्थली लवर है जो कि उसके दिल में जगह बना चुका है. ऑल हर एंगर इज इंटेंडेड ओनली टू डिसीव अदर्स. ठीक है, ये इसका जितना भी एंगर है बलिंडा का, वो सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए, यानी कि जस्ट वो बाहर से एंगर दिखा रही है, अंदर से वो जो उसके दिल में मोहब्बत थी बैरन की. द प्राइमरी क्वालिटी ऑफ बेलिंडा इज स्पिरिचुअल शैलोनेस. उसकी जो प्राइमरी क्वालिटी थी वो स्पिरिचुअली शैलो थी. ठीक है, उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी थी नहीं. एंड इनकैपेसिटी फॉर मोरल अवेयरनेस, मोरल अवेयरनेस भी नहीं थी उसके अंदर. शी हैज ट्रांसफॉर्म्ड ऑल स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेज एंड एम्बलम्स इनटू अ कोक्वेट सेल्फ डिस्प्ले एंड सेल्फ एडोरेशन. ऑन हर वाइट ब्रेस्ट अ स्पार्कलिंग क्रॉस शी वोर. Paul's portrait of Belinda is also animated with a truly comic spirit. In Belinda is found a charm that a fair and fashionable woman brings to society, together with all her pride and vanity. Her bright appearance contrasts sharply with her fickle nature. Pop makes her quite trivial by showing her very lack of discrimination and her failure to catch the true value of things. Her heart is a moving toy shop. उसका हार्ट जो है वो एक मूविंग टॉय शॉप होता है, यानी कि एक लड़का अच्छा लगा तो उसकी तरफ थोड़ा सा उसने अपनी अटेंशन शो कर दी, फिर कोई और उससे ज़्यादा बेहतर लगा, तो वहाँ पे भी ख़वातीन के ऊपर यही शो किया गया है कि ख़वातीन जो हैं वो अपने आप को खुद मूविंग टॉय शॉप बना लेती हैं. वेयर इमेज फॉलोज इमेज विदाउट एनी डिस्टिंक्शन एंड नथिंग सीरियस हैज़ एनी प्लेस. The rape of the lock and her reaction to it symbolically testify to the frail nature of her fashionable society, where sexual behavior is subject to certain conventions standards. Belinda is seen in many different lights, as coquette, innocent, sweet, charmer, society belly, rival of sun, murderer of millions. बलिंडा को क्या कहा गया, उसको कॉकेट कहा गया है, इंजर्ड कहा गया है, इनोसेंट कहा गया, स्वीट चार्मर कहा गया, उसको सोसाइटी बैली कहा गया, राइवल ऑफ द सन, और फिर एंड में उसको मर्डरर ऑफ द मिलियंस कहा गया, यानी कि वो मर्डरर ऑफ मिलियंस थी. उसके अंदर इतनी खूबसूरती थी कि उसने पता नहीं कितने लोगों का उसकी खूबसूरती ने कत्ल कर दिया था. द क्लोपेट्रा लाइक वेराइटी इंडिकेट साइमल्टेनियसली हर चार्म एंड अ विशियस लैक ऑफ कैरेक्टर. At one point, the praise of her attractions may be mere mask for Pop's satiric attack on the type figure of the coquette, which for all its extravagant praise no one can fully understand. The part, or rather parts, which Belinda plays in the elaborate social drama of manners are at once contemptible, ridiculous, poignant and witty. To sum up, Belinda is a complex character. It is not possible to find a single label to cover up her qualities. Pop's attitude towards Belinda is also very mixed and complicated, mocking and yet tender, admiring and yet critical. Undoubtedly, she is representation of the upper class woman of 18th century as well as the modern, but she is more than a mere type. She has her own personality and stands out by her whims and fancies. ठीक है, वो अपनी ही पर्सनैलिटी, शी हैज़ हर ओन पर्सनैलिटी
उसकी अपनी ही पर्सनालिटी थी और वो स्टैंड आउट बाय हर विम्स एंड फैंसीज, वो अपनी विम्स और फैंसीज में रहती थी। आगे बेटा इसके पॉइंट्स टू रिमेंबर है। यहाँ तक बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है तो देन प्लीज टेल मी, एनीवन, किसी का कोई क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी, हेलो मैम। जी जी रूबी। हाँ जी मैम, पहला सवाल तो मेरा ये है कि आपने जैसे कहा कि पॉप ने खवातीन को हर बुराई की जड़ कहा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, चलिए वो तो हम टेक्स्ट पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि क्या क्या बुराइयां लेडीज में। सही। लेकिन अभी अभी मेरे जहन में ये सवाल आया है कि जब एंड्री रिच जो है उसने खवातीन के बारे में इतना कुछ लिख दिया, तो क्या उसने इसका टेक्स्ट इसके मतलब शो ऑफ होने के बाद लिखा था या पहले लिखा था? तो मैंने टेक्स्ट इसका भी नहीं पढ़ा। ये तो 18th सेंचुरी पोएट है, वो 20th सेंचुरी पोएट है। एंड्री रिच तो 20, है। वो तो अमेरिकन लिटरेचर से। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, ये जो चर्च था ना, ये औरत को हर बुराई की जड़ समझता था। जिस इरा में पॉप ने ये लिखी थी ना, रेप ऑफ द लॉक, उसमें औरत को जो है ना बहुत बुरा समझा जाता था, औरत को ही हर बुराई की जड़ समझा जाता था। और चर्च ये भी कहता था कि ये जो एडम का फॉल हुआ था ना, वो ईव की वजह से हुआ था, ठीक है। और पॉप जो था ना, वो चर्च का ही पॉप था, वो कोई राइटर नहीं था। इसका नाम अलेक्जेंडर पॉप, यानी कि ये चर्च का ही, किसी चर्च का ही पॉप था, जैसे पॉप फादर जो होता है वो। तो इसने फिर ये बुक लिखी थी, ठीक है। तो जी, और एक मैम एक मैंने ये भी पढ़ा था इस जगह पे कि जो क्रिश्चियंस हैं ये अभी तक भी ना इस चीज में ही है, मीन वो ये समझते हैं कि इंसान जो है वो गलती का पुतला है और हमें पूरी जिंदगी जो है ना वो इसी मतलब गलती की तलाश में गुजारनी पड़ती है और बस खुदा से माफी मांगनी चाहिए कि हमने ऐसा क्यों किया। बिल्कुल ऐसे ही है कि वो जो एडम और ईव ने गलती कर ली, हम उसी को भुगत रहे हैं, वो लोग ये कहते हैं कि इंसान दुनिया में आ गया तो वो बस। जी थैंक्स मैम, आप किसी और से पूछिए। हाँ जी हाँ जी। और बेटा किसी का कोई क्वेश्चन, एनीथिंग रिगार्डिंग रेप ऑफ द लॉक, कोई चीज समझ ना आई हो? एनीवन? आज आयशा नहीं है ना, आयशा भी नहीं है और एनी भी नहीं है। आज काफी सारे लोग आज एब्सेंट हो गए, लगता है लोगों ने अभी से रोजे रखने शुरू कर दिए। वैसे मैम आज का लेक्चर मजे वाला है, इसलिए कि मतलब बड़े क्लियरली समझ भी आए और इसमें बड़ा मजा भी आया पढ़ने का। और मुझे सस्पेंस ये बड़ा है कि अब खवातीन में कौन कौन सी बुराइयां बेचारी जल्दी से वो पढ़ी जाए। अब आप जो है ना वो जब टेक्स्ट पढ़ेंगे ना आपको बड़ा मजा आएगा। आपने ये पढ़ लिया ना, अब ये उसका लुब्बे लुबाब, ये सारे क्वेश्चन ही हैं। अब जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे ना आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा ये पढ़ना, टेक्स्ट पढ़ना। हेलो मैम। जी जी। अच्छा आयशा है। अच्छा आयशा ने फोटो चेंज कर लिया। अच्छा नहीं था मेरा कोई। अच्छा क्वेश्चन। अच्छा आयशा है, आयशा प्रेजेंट है, मैं देख रही थी आज आयशा नहीं नजर आ रही। आयशा ने अपनी डीपी चेंज की हुई है। अच्छा ठीक है, बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन, एनीथिंग? अच्छा आगे रमजान आने वाला है, आप सारों को मैंने ना इस्तकबाले रमजान पे एक छोटा सा लेक्चर देना है, जस्ट फॉर 15 मिनट्स। लास्ट ईयर भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को एक लेक्चर दिया था और उसमें एक लेक्चर मैंने ये दिया था कि अपने मोबाइल फ़ोन जो है ना उसमें से सारे अकाउंट्स डिलीट कर दें, सारे ग्रुप लीव कर दें या अपना व्हाट्सएप अकाउंट डीएक्टिवेट कर लें। आफ्टर रमज़ान जो है ना उसको ऑन कर लीजिएगा। लेकिन वो खैर मैं आपको एक लिस्ट बताऊंगी जिसमें हमने कुछ दुआएं पढ़नी होंगी रमज़ान में, और अच्छा सा रमज़ान गुजारना है, मकबूल रमज़ान गुजारना है। और इसमें जितनी दुआएं मांगनी है अल्लाह ताला से मांग लें क्योंकि कबूलियत का महीना है। जी मैम इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला हिम्मत दे, जरूर इंशाल्लाह। अपने एग्जाम्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांग लें, अपनी दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए दुआएं मांग लें, अपने लिए जन्नत मांग लें, जो मांगना है मांग लें। इसलिए पहले से तैयारी कर लें, ठीक है। हम एक्चुअली होता क्या है कि अक्सर लोग हज पे जाते हैं और हज पे जाने के बावजूद वो हज पे वो चीज़ें नहीं कर पाते जो कि अल्लाह की रज़ा के लिए हमें करनी चाहिए, क्योंकि हम पहले से प्रिपेयर्ड नहीं होते, ठीक है। तो अब हाँ ओनली 15 डेज़ रह गए हैं, सिर्फ 15 डेज़। तो उसमें अपने जो काम है वो सारे सॉर्ट आउट कर लें। जैसे मेरी आदत है हम शॉपिंग पहले ही कर लेते हैं, ईद की शॉपिंग हमने अब करके रख ली है। उस दिन रूबी का एक दिन मैसेज आया था कि मैम आपसे बात करनी है, तो आई वॉज इन मार्केट और हम लोग ईद की शॉपिंग कर रहे थे।
तो अपने जो राशन, ईद की शॉपिंग, दिस एंड दैट सारा कुछ करके हम रमज़ान में कहीं नहीं जाते, जस्ट अल्लाह की इबादत करते हैं। और इस दफ़ा तो इंशाल्लाह मेरे दोनों बेटे और मेरे हस्बैंड तीनों, लास्ट ईयर तो मैंने अपने हस्बैंड को ज़बरदस्ती भेजा था कि एतकाफ़ में बैठे, और जब मेरे हस्बैंड वापस आए थे तो वो मुझसे पहले पूछा करते थे कि तुम्हें मस्जिद में क्या दिया। तो मैं उनसे एक ही बात कहती थी कि जब आपके रास्ते उधर जाएंगे ना, जब आप मस्जिद जाएंगे तो फिर मैं आपसे पूछूंगी आपको वहाँ पे क्या मिला। तो वो जब एतकाफ़ से वापस आए तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि आसम मैंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल ज़ाया किए। तो इट वाज जस्ट कि एक मैंने उनके साथ ये किया था कि मैंने शादी के फ़ौरन बाद अपने हस्बैंड को दाढ़ी रखवाई थी, और उस दाढ़ी की वजह से मेरे हस्बैंड के इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने उनकी बुराइयों के गिर्द बड़े बैरियर्स कायम कर दिए थे। और जब से वो लास्ट ईयर उनके पहली दफ़ा उनकी तरावियाँ पूरी थी, उससे पिछले साल उनकी 2 तरावियाँ मिस हुई थी। उस पर भी मेरा बेटा उनको, अपने बाबा को कह रहा था कि बाबा आपने 28 तरावियाँ पढ़ी हैं, आपने 2 तरावियाँ क्यों छोड़ी हैं। तो मेरे हस्बैंड ने अपने बेटे को कहा कि बेटा जी आपकी वजह से 28 पढ़ लिए, नहीं तो ये ज़िंदगी की पहली 28 तरावियाँ, ठीक है। और मेरे बेटों की दोनों की पूरी तरावियाँ होती हैं, और उनके बाबा की 2, कभी 3, कभी पूरा हफ्ता उनकी या जुम्मे के जुम्मे तरावी पढ़ ली। तो इस तरह से था उनका। लेकिन लास्ट ईयर माशाल्लाह मेरे हस्बैंड ने पूरी तरावियाँ पढ़ी, और एक अजीब सा उनके अंदर चेंज आया कि वो एतकाफ़ में बैठे, और एतकाफ़ से जब वापस आए तो ही वॉज टोटली चेंज। कि एक दफ़ा बंदे को जब वो लस्ट लग जाती है ना बेटा, फिर बंदा रह नहीं सकता। अब जैसे मैं 4 दिन अगर थोड़ा सा मैं कोई लेक्चर कुरान का ना सुनूं या मैं कुरान क्लास में ना जाऊं तो मुझे अंदर से ना एक अजीब सी फीलिंग्स होना शुरू हो जाती हैं। अब मेरी जो टीचर जिन्होंने मुझे पढ़ाया था ना लास्ट ईयर, अब वो तो उनकी तो पोस्टिंग हो गई, मेरी टीचर की टीचर इधर आ गई हैं कराची में। तो इस दफ़ा दौरे कुरान मेरी टीचर की टीचर करेंगी, और शी वॉज द मोस्ट फेमस लेडी इन आवर एयरफोर्स के, वो जो है जो दौरे कुरान करवाती हैं, और उन्होंने बड़ी ख़वातीन को चेंज किया। मैंने भी अपनी टीचर के ही वो जिसे कहना चाहिए, जब वो कुरान पढ़ाती थी तो मैं रोया करती थी। तो अब तो उनकी टीचर आ गई हैं। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल है जुम्मे को हमारा इस्तकबाल रमज़ान है, तो इंशाल्लाह फिर मैं जब वहाँ से सुन के आऊँगी उनकी भी कुछ बातें और मेरी टीचर की भी कुछ बातें जो मैंने एक पेपर के ऊपर लिखी हुई है, मैं आप लोगों को कुछ कॉलम्स बनवाऊंगी, आपको बताऊंगी कि किस तरह से टाइम मैनेज किया जाता है, और रमज़ान में स्पेशली हमने क्या क्या करना है। छोटी छोटी दुआएं याद करें। अब जैसे मेरा ये है कि अब वो पता नहीं कब की वो दुआएं हैं, जैसे 9-10 मुहर्रम का रोज़ा होता है, और ये जो बरकतों वाले जो अहादीस से साबित हैं, जितनी भी रातें, जितने भी दिन, जितने भी रोज़े, तो वो मेरी जहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ती हूँ उसके जो राइट साइड वाली दीवार है वो पूरी दुआओं से भरी हुई है। वो मैं जो जो दुआ याद करती हूँ ना, वो मैं एक पेपर पर लिख के लगा लेती हूँ, क्योंकि आप याद तो कर लेते हैं लेकिन हम पढ़ना भूल जाते हैं, या वो सीक्वेंस भूल जाता है कि यार इतनी सारी दुआएं याद, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है वो सारी दुआएं हमें भूल जाती हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि जो जो दुआ याद होती जाती है वो मैं एक पेपर पर लिखती हूँ, दीवार पर चिपकाती जाती हूँ। जैसे मैंने एमए इंग्लिश किया, सेम इज़ द केस विद माय कुरान, और इसी तरह से कुरान सीखा, हदीस सीखी, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कंटिन्यूड टू बी कंटिन्यूड। और इंशाल्लाह आपको भी बेटा ये मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने कॉलम्स बनाने और अपनी चीज़ों को कैसे आपने वो, मैंने कॉलम्स बनाए हुए हैं बाकायदा, मैंने लिस्ट बनाई हुई है, मैंने कौन से काम करने हैं कौन से नहीं करने। अभी से गीबत छोड़ दें, अभी से जो है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, बेटा इस चीज़ को छोड़ दें। हमारे अंदर जैसे सूरह हुजरात में है कि एक दूसरे की टो में ना पड़ो और गुमान में ना पड़ो, क्योंकि बाज़ गुमान सरी गुनाह होते हैं, ठीक है, हमारे गुमान ही होते हैं जो हमारे अमाल ख़राब कर देते हैं। तो ये छोटी 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 चीज़ें, बाज़ औक़ात हम फजूल नहीं, 2-4 बंदे गिबत कर रहे होते हैं, हम ऐसे बीच में पड़ जाते हैं। तो लीव इट हियर, नेवर एवर डिस्कस एनी वन विद एनी वन, एनी पर्सन। और स्पेशली रोज़ों में, मैंने रोज़ों में हमेशा कोई एक बुराई एक या 2 का मैंने टारगेट रखा था कि ये मैंने नहीं करनी, तो अल्टीमेटली वो सारी उम्र के लिए मेरे से ज़िंदगी में वो छूट गई। और सबसे बड़ा जो लेसन है हमारे लिए रमज़ान में कि अगर हम हलाल अल्लाह के लिए छोड़ सकते हैं तो बेटा हराम तो बहुत थोड़ी सी चीज़ें, अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें हलाल बनाई हैं, और कुरान में थोड़ी सी चीज़ें हैं जिसको हराम कहा गया, और वो तो बहुत थोड़ी हैं। अगर हम हलाल अल्लाह की खातिर छोड़ सकते हैं, हम 17-18 घंटे भूखे रह सकते हैं अल्लाह की खातिर, तो हम हराम क्यों नहीं छोड़ सकते। म्यूज़िक भी छूट सकता है, म्यूज़िक को जो है शैतान का बाजा कहा गया, ठीक है। और आप सारा दिन लेक्चर सुने, इस्लामिक लेक्चर सुने, तिलावत सुने, लेकिन आपने थोड़ी 5 मिनट म्यूज़िक पे लगा लिए या 1 सेकंड भी आपने म्यूज़िक पे लगा लिया, आपकी सारी दिमाग की ब्रेन वॉश हो जानी।
तो दैट इज़ द म्यूज़िक। म्यूज़िक को हदीस में शैतान का बाजा कहा गया, एक दफ़ा सुन लिया तो बस सब कुछ गया। तो दैट इज़ द रीज़न। और हराम से बचना, दैट इज़ द एम ऑफ आवर लाइफ। क्योंकि ये जो हराम है, जब हम इतनी नेकियां करके जाएंगे, जो हराम होगा ना, हराम माल, हराम जितना भी हमने किया होगा ज़िंदगी में, तो जन्नत और हमारे दरमियान एक हराम हाइल हो जाएगा, वो हमें जन्नत में नहीं जाने देगा। और कितनी उस वक्त हमारे लिए हसरत की बात होगी कि इतनी नेकियां करने के बाद सिर्फ एक ज़रा से हराम की वजह से हम जन्नत में नहीं जा पा रहे। और बेटा, इस दुनिया के म्यूज़िक से कई अच्छा म्यूज़िक उस जन्नत का होगा, ठीक है। जो इस दुनिया में म्यूज़िक सुन के जाएगा, उसको वो जन्नत के म्यूज़िक की आवाज़ नहीं आएगी। तो अगर तो वहाँ के म्यूज़िक सुनने हैं, और ये बिल्कुल वो इंसान से जब पूछा जाएगा, कुरान मजीद में ये लिखा हुआ ना कि इंसान से जब पूछा जाएगा कि तुम दुनिया में कितना वक्त गुजार के आए, तो इंसान यही कहेगा कि एक दिन और कुछ लम्हे। आज भी अपने पीछे ज़रा दौड़ा ले नज़र, आपको अपनी सारी तकलीफ़ें, सारे गम, सारे दुख, सारी खुशियाँ एक दिन की लगेंगी। तो उस दिन जब हमारी जान जा रही होगी, जब हमारी आंखें हमारी रूह जाते हुए देखेंगी, आपको पता है मरने के तकरीबन 1 घंटे बाद तक आपकी आंखें और आपका दिमाग काम कर रहा होता है, आपको सारा कुछ पता होता है, मेरी रूह जा रही है और करामन का तबैना, सॉरी, वो जो फरिश्ते हैं वो आ चुके हैं, और ये सारा कुछ इंसान अपनी आंखों से देखता है। इसलिए वो उस वक्त उसके हाथ भी खुल जाते हैं, उसकी टांगें खुल जाती हैं, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तो बेटा, अल्लाह करे कि हम सबको ईमान की मौत आए। ये जो रमज़ान है ना, ये हमारी प्रैक्टिस है कि हमने पूरे साल कैसे प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह कभी अगर ज़िंदगी में बेटा हज का मौका मिले तो प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि बहुत लोग हज तो करके आते हैं, लेकिन वो सिर्फ हाजी कहलवाने के लिए हज करके आते हैं। वो जैसे डॉक्टर अशफाक अहमद कहते हैं ना कि बहुत से लोग हज करके जाते हैं, बाज़ लोग, और हर बंदा अपने पीछे एक गठड़ी लेके जाता है, एक गठड़ी होती है, ठीक है, और उसके अंदर जूते होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। वो कहता है कि बाज़ लोग वहाँ पे काबा के बाहर अपने जूते छोड़ के आ जाते हैं, अब उनके जूते गुम हो जाते हैं, लेकिन वो गठड़ी वापस ले आते हैं। लेकिन बाज़ लोग अपनी वो जो गठड़ी लेके गए होते हैं वो भी उधर छोड़ आते हैं, और वापस किस नाम से आते हैं? हाजी के नाम से आते हैं। तो बेटा, हाजी, हज, रोज़ा, नमाज, ये सब अल्लाह के लिए हैं, ये सब इबादत अल्लाह के लिए हैं। एक दफ़ा नेकी कर ली तो उसको सारी उम्र के लिए बचाना है। नेकी करना आसान है, उसको बचाना बड़ा मुश्किल है। एक नमाज पढ़ी, अगली नमाज तक आपने उसकी हिफाजत करनी है। कोई ऐसा अमल ना हो जाए कि मेरी नमाज ज़ाया हो जाए। साल में रोज़े भी बेटा एक ही दफ़ा आते हैं, ऐसे रोज़े रखें कि अल्लाह के लिए हों, और फिर पूरा साल इन रोज़ों की आपने हिफाजत करनी है नेक्स्ट रोज़ों तक, कि कहीं ये रोज़े ज़ाया ना हो जाए। इसी तरीके से ज़िंदगी में हज भी एक दफ़ा होता, एक दफ़ा पड़ जाए। अब इस हज को सारी उम्र संभाल के रखना। अगर कभी किसी को तौफीक हो, इंशाल्लाह मैं इस साल तो नहीं जा सकी क्योंकि मेरी मदर इन लॉ बहुत बीमार थी, और मुझे बड़ी एक हसरत थी कि मैं अपने पैसों से जाऊं। तो लास्ट ईयर मैंने अपनी सारी ज्वेलरी सेल आउट कर दी थी, लेकिन लास्ट ईयर मेरा अप्रूव नहीं हुआ, और इस साल मेरी मदर इन लॉ बहुत बीमार हो गई और हम उसी में पड़े हुए थे। ऑल दो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप एक दफ़ा एप्लीकेशन तो भेज देना, क्या पता अल्लाह खैर करेगा। तो लेकिन वो फिर मेरे हस्बैंड काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थे, वो नहीं माने। लेकिन नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी ये हसरत भी पूरी की कि मैं खुद माल खर्च करके इंशाल्लाह हज पे जाऊंगी, और अल्लाह ताला फिर मुझे तौफीक देंगे। तो मेरा दिल करता है कि मैं खर्च करूं अल्लाह की राह में, और मेरा दिल करता है, क्योंकि जब आप खुद खर्च करते हो ना, तो और ख़ुद अपने मेहनत से जमा किया हुआ पैसा होता है, और फिर वो अल्लाह की राह में, तो आपको उस नेकी की भी कदर होती है। अगर मैं अपने मियाँ के पैसों से जाती तो शायद मुझे अपने हज की उस तरह से कदर ना होती। तो बेटा, इबादत करने से पहले इबादत करना सीखें, ठीक है। रमज़ान आ रहा है, 15 दिन हैं, छोटी छोटी दुआएं लिख के लगाना। आप अपने बच्चों के सामने पढ़ेंगे, आप अपने बहन भाइयों के सामने पढ़ेंगे, अल्लाह ताला उनके दिलों में इतनी इज्जत डालेगा। ऑल्दो अब मेरे तीनों बच्चे एक ही बात करते हैं, ऑल्दो मैं नहीं कहती कि मैं कोई जन्नती औरत हूँ, या वो तो आगे शैतान तो हर उस रास्ते पे बैठा जो जन्नत की तरफ है, हर उस रास्ते पे। मैं आखिरी दम तक ये नहीं कह सकती कि मैं जन्नत में चली जाऊंगी, हर रास्ते पे बैठा है। अल्लाह ताला ने खुद कह दिया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो बेटा, उस शैतान से ही तो फाइट करना है। वो बार बार हमें डिसअपॉइंट भी करेगा, हमें बहुत कुछ होगा, हम मेंटली फ्रस्ट्रेट भी होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन आप देखें कि रमज़ान कितनी प्यारी चीज़ है कि आप भूखे रह के, भूखा जब इंसान होता है कितना गुस्सा आ रहा होता है, उसमें भी आपने सब्र करना है, आपने चीखना नहीं है, आपने हम्बली ट्रीट करना है।
तो अगर आपका रमज़ान बेहतरीन हो गया ना तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मेरी लाइफ आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ऐसे ही चेंज हुई कि मैंने रमज़ान को रमज़ान की तरह गुजारने की कोशिश की अल्लाह के लिए। जैसे एक दफ़ा ये हुआ था कि मेरे हस्बैंड नहीं मानते थे कि मैं हेड कवर करूं। नॉर्मली ख़वातीन को यही अपने हस्बैंड से गिला होता है, और अगर उनको कहा जाए कि भाई आप सर पे दुपट्टा ले लें या इस तरह से, तो वो कहती हैं जी मेरे हस्बैंड नहीं मानते या मेरे पेरेंट्स नहीं मानते या इस तरह से। लेकिन बेटा जिसने करना होता वो कर लेता। अब जाहिर बात है जब मैं एयरफोर्स में आई तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि सर पे दुपट्टा नहीं लेना, तो ये जो तुम लेती हो ये चीज़ें यहाँ पे नहीं ना, तो क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड नहीं है, ठीक है। तो जब पहला रमज़ान आया मेरी शादी के बाद तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैंने अफ्तार पार्टी पे नहीं जाना, आप अकेले चले जाएं, मैं घर पे रोज़ा अफ्तार करूँगी। उन्होंने मेरे से पूछा रीज़न। मैंने कहा देखें वो मैं अगर उस अफ्तार पार्टी पे जाऊँगी ना, सारा दिन मैंने रोज़ा रखा अल्लाह के लिए, अब वहाँ जाऊँगी तो मेरे बाल नज़र आएंगे तो मेरा रोज़ा ज़ाया हो जाएगा। और वहाँ पे सब ज़ाहिर बात है वो भाई और भाभियाँ सब इकट्ठे ही होते हैं, तो बेशक वो मुंह बोला भाई भी ना महरम ही होता है और मुंह बोले भाई से भी पर्दा है। तो दैट्स वाई फिर मैंने अपने हस्बैंड को ये कहा। और एक दफ़ा मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि देखो एयरफोर्स में तुमने ये नहीं करना, तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया था कि उन्होंने कहा वो सब तुम्हारे भाई हैं। मैंने कहा हैं तो मेरे भाई, लेकिन अगर मैं आज सर पे दुपट्टा लेके जाऊंगी तो क्या वो भाई मेरी ज़्यादा इज्जत नहीं करेंगे बजाय इसके कि मैं सर के दुपट्टे के बगैर उनके सामने चली जाऊँ। तो मेरे हस्बैंड को ना ये बात थोड़ी सी लगी कि नहीं मेरी बीवी सही कह रही है। तो बात मनवाने का बेटा एक तरीका होता है, आराम से बात करें अपना। अगर मैं खुद ही नहीं चाह रही कि मैंने सर पे दुपट्टा लेना, तो क्या मेरा भाई, तो क्या मेरे अब्बू, तो क्या मेरे हस्बैंड, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब मैं खुद ही विलिंग नहीं हूँ, जब मैं इस चीज़ को खुद ऑन कर रही हूँ कि मेरा अल्लाह चाहता है कि मैं इस तरह की बन जाऊँ, तो वाई नॉट। कुरान मजीद में सूरतुल बकरा में सिबगतुल्लाह, अल्लाह का रंग, बेहतरीन रंग तो अल्लाह का है, तो कौन है जो अल्लाह के रंग में ढल जाए। ये मैं आपको पूरी आयत का तर्जुमा बता रही हूँ। मैंने ये आयत पढ़ी थी तो जब अल्लाह मुझसे कह रहा है कि कौन है, तो हमारे जब आप मॉनिटर बनती हैं स्कूल में, क्लास में, आपको टीचर कहती है कि कौन मेरा काम करेगा, तो सारे स्टूडेंट्स हैंड रेस कर देते हैं, करते हैं ना। आपका दिल करता है ना कि आप मॉनिटर बने क्लास की, आपका दिल करता है आपकी टीचर आपको बहुत वो करें,